हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेज में। आज हम क्लास करने जा रहे हैं एक मैराथन क्लास जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाएंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पूरी मैराथन क्लास 2 घंटे 1 घंटे के अंदर कवर करेंगे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे पिछली क्लास के अंदर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर किया था, वैसे ही पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करते हैं। और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करोगे, चाहे आप नॉर्मल सी एग्जाम से लेके एसएससी, यूपीएससी या एनडीए तक की एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म एक क्वेश्चन मिलता है। अगर साइंस उसके अंदर टॉपिक है तो, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम किसी एग्जाम के अंदर टॉपिक है तो कंफर्म एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आज हम वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी 1 नंबर 2 नंबर कवर करेंगे यहाँ से। तो देखो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 वर्ड छुपे हुए हैं, एक अपना डाइजेस्टिव और एक अपना सिस्टम। डाइजेस्टिव से हम देखते हैं कि डाइजेशन एक वर्ड निकला जिसका नाम है डाइजेशन। और डाइजेशन यानी पाचन क्या होता है। देखो हमने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा 9th 10th क्लास के अंदर कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या होता है, पाचन होता है। तो बिल्कुल गलत पढ़ा हमने। ये हमारी एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक अपनी प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है कि खाने को छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर तोड़ना। ये हमारे माउथ का काम होता है। इतना ही काम नहीं होता कि खाना खा लिया और वो क्या हो गया, पच गया, वो डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन कंप्लीट कब होता है? जब कंप्लीट होता है, जब हम डाइजेशन यानी हम खाना खाते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, टूटता है। उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक हम उसको क्या नहीं बोल सकते, डाइजेशन नहीं बोल सकते। और डाइजेशन क्या होता है? हमारी बॉडी के द्वारा जैसे हमने खाना खाया, उस खाने को छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर तोड़ना और उसके फलस्वरूप उसके रिजल्टेंट हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स हमने क्या किया है, वो डाइजेशन किया है। तो हम डाइजेशन की डेफिनेशन क्या लगाएंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट द बॉडी ग्रुप, जो बॉडी ऑर्गन ग्रुप है उनका ऐसा ग्रुप जो हमारी बॉडी को क्या करता है, डाइजेशन के फलस्वरूप एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हमने क्या देखा, डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि पहले सबसे पहले तो आपकी जो परंपरागत जो आप डेफिनेशन लगाते हैं, परिभाषा लगाते हैं, वही हो जाएगी कि खाने या भोजन को जटिल रूप से सरल रूप में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना क्या होता है, अपना डाइजेशन होता है। ठीक है, यानी टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड एंड simplest food and get energy। ये अपना क्या होता है, डाइजेशन की परिभाषा होती है। यानी जटिल खाने को हमने किसके अंदर तोड़ा, स्मॉल पार्टिकल के अंदर तोड़ा और हमें क्या मिल रही है, बॉडी को एनर्जी मिल रही है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। इतनी बात तक समझ में आई। तो आगे देखो, ये जो अपना जो प्रक्रिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, हमारी बॉडी को एनर्जी देना, ये क्या होता है, कोई ना बॉडी ऑर्गन करेगा हमारा काम, है ना। अब तो जो बॉडी ऑर्गन अकेला तो कोई कर नहीं सकता, तो कुछ क्या होंगे, बॉडी ऑर्गन होंगे बहुत सारे जो क्या करेंगे, डाइजेशन का ही काम करेंगे। तो ऐसा ग्रुप, बॉडी ऑर्गन का ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है, वो क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और सिस्टम की डेफिनेशन भी यही होती है। सिस्टम क्या होता है अपना, सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ बॉडी ऑर्गन, ग्रुप ऑफ अंगों का समूह क्या होता है, सिस्टम। हाँ, सेम फंक्शन करने वाले बॉडी ऑर्गन के ग्रुप को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेशन हमने भी देख लिया और सिस्टम हमने देख लिया। तो ग्रुप ऑफ बॉडी ऑर्गन दैट ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड गेट एनर्जी, दैट मीन्स कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी अंगों का ऐसा समूह है जो हमारे शरीर के अंदर जटिल खाने को क्या करता है, सरल खाने में तोड़ता है और साथ में हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। आपका डाइजेस्टिव यानी पाचन तंत्र कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे ग्रुप ऑफ बॉडी ऑर्गन देखने हैं, वो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है जो हमें क्या करता है, डाइजेशन को कंप्लीट करवाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा बॉडी ऑर्गन। सबसे पहले आप हेडिंग लगा देंगे आपकी माउथ। सबसे पहले अपना क्या आता है, माउथ आता है। और इसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी, इसी को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। और इसी को बोलते हैं ओरल कैविटी। हिंदी में अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मुख गुहा। ठीक है,
तो ये क्या होता है, हमारा सबसे पहला ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी को क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या करता है, एक्टिव करता है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माउथ के बारे में। अब देखो अपना माउथ होता है ना, माउथ एक क्या होता है, ग्रुप ऑफ बॉडी ऑर्गन होता है ऑलरेडी। अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब वो क्या पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो देखो एक तो होता है जो भी हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ बॉडी ऑर्गन पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें एक तो पढ़नी पड़ेगी ग्लैंड और एक पढ़नी पड़ेगी हमें वो पर्टिकुलर ऑर्गन। तो हमें साथ साथ लेके चलेंगे दोनों, एक तो ऑर्गन हो गया और एक क्या होगी अपनी ग्लैंड हो गई। तो ग्लैंड के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि माउथ के बारे में। और माउथ क्या होता है, माउथ के अंदर होती है आपकी 3 प्रकार की क्या ऑर्गन्स, 3 प्रकार के क्या होते हैं इसके अंदर ऑर्गन होते हैं। नंबर 1 आपका क्या होता है, नंबर 1 होता है आपकी टंग, नंबर 2 होता है आपका टिथ, और 3 नंबर आपकी क्या होती है, सलेवरी ग्लैंड। यही होता है। सबसे पहले टंग यानी जीभ, दूसरी आपकी होती है दांत, और तीसरी अपनी होती है लार ग्रंथियां। अब देखो हमें ये किसके अंदर पढ़ने हैं, माउथ के अंदर पढ़ने हैं। और आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर हम फूड को स्टार्ट करते हैं खाना तो माउथ से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो अगर फूड को इनहेल करेंगे, सबसे पहले अगर फूड को अंदर लेंगे तो सबसे पहले किससे लेंगे, हम माउथ से ही लेंगे। तो माउथ के अंदर 3 ऑर्गन और होते हैं, टंग, टीथ और सलेवरी ग्लैंड। अब इनके बारे में ब्रॉडली डिस्कस करते हैं और माउथ अपना कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे टंग के बारे में, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। ठीक है, देखो नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे माउथ के अंदर, और माउथ के अंदर भी सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप क्या, सब हेडिंग लगाएंगे आपकी टंग, जीभ। अब देखो हमारी टंग की शेप ऐसी होती है, हमारी टंग की शेप कैसी होती है, ऐसी शेप होती है, हमारी टंग ऐसी ही होती है। अब देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंटली यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है, टंग एक क्या आपका सेंसरी ऑर्गन है। यहां से लिख रहा हूं मैं, टंग क्या है, एक अपना सेंसरी ऑर्गन है। सर सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी अंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, संवेदी अंग। वो अंग होते हैं जो हमें किसी ना किसी चीज का क्या करवाते हैं, सेंस करवाते हैं। मतलब जैसे हमें क्या लगता है, अच्छा कोई चीज मीठी लगती है, कोई चीज खारी लगती है, कोई चीज कड़वी लगती है, तो एक हमारी बॉडी का क्या हो गया, सेंस हो गया कि भाई जो गुलाब जामुन है वो मीठा लगेगा, ठीक है, जो करेला वो कड़वा लगेगा, जो नमक है वो क्या लगेगा आपको, नमकीन लगेगा। तो ये सारी सेंस कौन करवाती है हमें, ये जीभ करवाती है। और ऐसे सेंस जैसे हमारे किसी ने थप्पड़ मारा तो दर्द का फील किसने करवाया, हमारी चमड़ी ने करवाया। दैट मीन्स स्किन भी क्या एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जीभ भी क्या एक सेंसरी ऑर्गन है जो किसका सेंस करवाती है बेटा, टेस्ट का सेंस करवाती है। तो टेस्ट सेंसरी ऑर्गन है ये, किसका करवाती है, टेस्ट यानी स्वाद का सेंस करवाती है, ठीक है। अब ये स्वाद कितने प्रकार का हो सकता है, मेनली 4 प्रकार का हो सकता है। कौन सा पार्ट जीभ का किस स्वाद का सेंस करवाएगा, यही आपको पढ़ना है बस, ठीक है। देखो कैसे होता है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं जीभ के आगे आगे का पार्ट, ये करवाता है आपका स्वीट का टेस्ट, ठीक है। शादी ब्याह में गए, गुलाब जामुन उठाया, सबसे पहले टेस्ट कहाँ आएगा, जीभ के आगे ही आगे वाले पार्ट पे आएगा, ठीक है। मीठा खाने का जी सबका ही करता है ना, तो सबसे पहले सबसे आगे कौन रहेगा, आपकी जीभ का आगे वाला पार्ट किसको सेंस करवाएगा, स्वीट यानी मीठे का क्या करवाएगा, तो मीठा जो स्वाद देगा वो कौन देगा, जीभ के आगे आगे का पार्ट देगा। आप ट्राई कर लेना घर पे, आप गुलाब जामुन कुछ भी मिठाई उठाना और अंदर जीभ के लास्ट में डालना, आपको स्वाद नहीं आएगा। जब तक जीभ का आगे वाला पार्ट उसको टच नहीं करेगा तब तक वो स्वाद देगा ही नहीं, मीठा है अगर वो तो सेंस अगर आपको मीठे का लेना है तो सबसे आगे वाला पार्ट ही दे सकता है। अगर आप सीधा डायरेक्ट आप चीनी वगैरह को सीधा अगर आप जीभ के लास्ट वाले पॉइंट पे रखोगे यहाँ पे, तो आपको कोई सेंस नहीं आएगा आपने मीठा खाया या खारा खाया, ठीक है। तो मीठे के लिए सबसे आगे का पार्ट सेंस करवाता है। अब देखो एक पार्ट है यहाँ पे, दोनों साइड वाले पार्ट है, और ये दोनों स्वाद देते हैं आपका नमकीन का, किसका, नमकीन यानी सोल्ट का, ठीक है, किसका, नमकीन यानी सोल्ट। ठीक है, दोनों पार्ट साइड वाले किसका सेंस करवाएंगे, आपके नमकीन का। आपने नमक खाया, आगे आगे नमक खाओगे तो कोई सेंस नहीं आएगा, ट्राई कर लेना चाहिए। जब तक साइड वाले पार्ट के अंदर नहीं जाएगा तब तक क्या नहीं होगा, आपको नमक का स्वाद नहीं आएगा। बीच वाला पार्ट करवाता आपको किसका,
बीच वाला पार्ट करवाता आपको खट्टे का। नींबू खाया और नींबू खाते ही सबसे पहले कहाँ पे रख दिया आपने, आगे वाले पार्ट पे रख दिया, तो नहीं स्वाद आएगा। जब तक इस बीच वाले पार्ट के अंदर नींबू नहीं पहुंचेगा तब तक खट्टेपन का स्वाद नहीं आएगा। इधर वाला पार्ट होता है ये पार्ट करवाता है आपको कड़वे का, यानी बिटर। करेला खाया और करेले का स्वाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखो क्या होता है, ये जो अपनी बोन होती है ना, यहाँ पे एक बोन होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यहाँ पे एक बोन होती है हमारी और इस बोन को बोलते हैं हायोड बोन। कौन सी बोन, हायोड बोन। और ये हायोड बोन बेटा आपकी गले की बोन होती है। किसकी बोन होती है, गले की बोन होती है। और हायोड बोन से कनेक्ट होती है कौन, आपकी जीभ। और इसको कनेक्ट करने वाले को बोलते हैं फ्रेनुलम। ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे आपका एक जॉइंट बना हुआ है ना, इस जॉइंट को बोलते हैं क्या, फ्रेनुलम। और जो कुत्ता होता है ना, कुत्ते वगैरह जो होते हैं, कुत्ते का फ्रेनुलम बहुत बड़ा होता है ना, कुत्ते का फ्रेनुलम बहुत बड़ा होता है, इसलिए कुत्ते की जीभ बाहर लटकी हुई होती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो हायोड बोन को जीभ से कनेक्ट करने वाले कंजक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। जो कनेक्शन बनता है वो किसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेनुलम बोलते हैं। और कुत्ते के अंदर फ्रेनुलम बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसकी जीभ बाहर लटकी हुई होती है। इतना समझ आएंगे आप। अब देखो इस फ्रेनुलम और इस बिटर वाली जो सेंसरी ऑर्गन्स है, इस पे क्या होती है, टेस्ट बड्स होती है। जीभ पे छोटी छोटी क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे दाने हुए निकले हुए होते हैं, छोटी छोटी क्या होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं। और ये टेस्ट बड्स यहाँ पे भी पाई जाती हैं, जीभ के एकदम लास्ट पॉइंट पे। और इनको बोला जाता है जिंजर सेल या फिर अनियन सेल। तो ये क्या करवाती है, जैसे आप काली मिर्च वगैरह, ब्लैक पेपर वगैरह, या फिर जिंजर, अदरक वगैरह, या फिर आप प्याज वगैरह खाते हो, तो लास्ट में आपको जाके जलन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो वो लास्ट वाले जहां पे आपकी क्या होती है, गले के अंदर टच होती है ना जी, वहां पे जाके आपको जलन होती है। कौन सी सेल्स के द्वारा, जिंजर सेल के द्वारा। तो आपको जो आपकी जो अदरक का स्वाद है, या फिर आपके प्याज का स्वाद है, फिर काली मिर्च का स्वाद है, या मिर्चों का स्वाद है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, लास्ट जीभ के लास्ट पार्ट पे। ठीक है, इस प्रकार हमारी जीभ के क्या होते हैं, पार्ट्स डिवाइडेशन होते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ से एक तो ये बनता है फ्रेनुलम वाला, ठीक है, और एक कौन सी बोन से कनेक्ट होता है, हायोड बोन से कनेक्ट होता है। और एक ही क्या होती है, आपकी सेंसरी ऑर्गन होती है। और इस पे क्या पाई जाती है, टेस्ट बड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो मेन काम हो गया इसका स्वाद देना। ठीक है, अगर किसी बंदे के सेंस खराब हो जाए जीभ के, तो उसको किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, और बुखार के अंदर क्या होता है, एक्चुअली बुखार के अंदर आपकी जो जिंजर सेल वाली जो सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और बाकी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत कम एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए बुखार वगैरह, जुकाम वगैरह के अंदर कई बार क्या होता है, आपको एकदम पूरा मुंह एकदम खारा खारा फील होता है ना। खारा फील इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कौन सी सेल ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिंजर या अनियन सेल एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, और आपको क्या होता है, एकदम से यहाँ पे क्या फील होता है, एकदम खारा खारा फील होता है। फिर आपको डॉक्टर सलाह देता है ना, आपको एक डॉक्टर सिरप देता है जुकाम के अंदर, जो कोकेक्स वगैरह तो बैन हो गई आजकल, तो उस सिरप के अंदर क्या होती है, जिंजर सेल ही होती है। ठीक है, या फिर आपको डॉक्टर सलाह देता है कि अदरक वाली चाय पियो, है ना, अदरक का पेस्ट पियो। तो वो क्यों देता है, क्योंकि वहां पे जिंजर सेल को क्या करना होता है, उसको डीएक्टिवेट करना होता है। और आपको जुकाम और बुखार के अंदर किसी प्रकार का टेस्ट नहीं आता है, आप चाहे कुछ भी खा लो, क्योंकि वहां पे सारे सेंस क्या हो जाते हैं, बहुत ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत ही कम क्या हो जाती है, वहां पे उनकी एक्टिविटी हो जाती है। इसलिए वहां पे हमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं आता। तो ये क्या होती है, हमारी जो जीभ है, ये क्या करती है, हमें काम इस प्रकार हमारे से। अच्छा, और क्या काम है सर इसके, और काम है जैसे हमारा माउथ है, उसके अंदर टीथ होते हैं, और वो टीथ जैसे ही खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तोड़ते ही तो उसके अंदर जो लार ग्रंथि है, उससे जो लार निकलती है, उनको भी क्या करता है, आपस में मिक्स करता है। कौन, आपकी जीभ। और जीभ के चारों तरफ जो आवरण बना होता है ना, जीभ के चारों तरफ एक आवरण होता है। और इस आवरण का जो ये आवरण है, किसका बना होता है, ये आपका उपकला ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। क्या, आपका उपकला ऊतक का बना होता है। कौन सा, ये आवरण। अगर बेटा ये आवरण नहीं होगी ना, कवरिंग नहीं होगी, तो ये जीभ एकदम जेली वाली चीज टाइप होती है ना, सॉस आता है ना, टोमेटो सॉस, वैसी होती है हमारी जीभ। उसके चारों तरफ आवरण है, वो उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर ये आवरण नहीं होगा तो आप खाने के साथ ही आपकी जीभ
पेट के अंदर। तो ये आवरण होना जरूरी है। और बॉडी का जितना भी, बॉडी ऑर्गन की जितने भी जो क्या है कवरिंग है, वो आवरण है, वो किसके बने होते हैं? हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या टंग काम करती है हमारी। उसके बाद में मैं आपको जब ब्रेन पढ़ाऊंगा तब आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा, क्योंकि ब्रेन है, उसके अंदर ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो किसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, आपके जीभ को कंट्रोल करता है। जीभ की जो टेस्ट स्टेज है, जो सेंस है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसका? ब्रेन का। कौन सा पार्ट? तो ब्रेन वाले टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे नर्व सिस्टम के अंदर। अगली हेडिंग आप दूसरी हेडिंग लगाएंगे आपका टीथ। दूसरी हेडिंग क्या लगाएंगे? टीथ। देखो आपकी दूसरी सब हेडिंग है माउथ के अंदर ही टीथ। अच्छा सर, दांतों को बोला जाता है ओरल। इसका दूसरा नाम भी क्या है? ओरल। ठीक है, अब देखो इसका जो बायोलॉजिकल जो नेम होता है ना दांतों का, बायोलॉजिकल नेम होता है डेंटो। ओडेंटो क्या होता है? ओडेंटो। तो बायोलॉजिकल नेम यहाँ पर रख लेंगे, इधर से बना देता हूं। बायोलॉजिकल नेम होता है इसका ओडेंटो, या ओडेंट बोलते हैं। और जो इसकी स्टडी होती है, इसका जो अध्ययन होता है ना, उसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? और जो इसका स्पेशलिस्ट होता है, जो डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिस्ट। ओडेंटिस्ट भी बोलते हैं, वो साइलेंट रहता है वैसे इसमें, ओडेंटिस्ट। ठीक है, तो दांतों का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। उसके बाद में हमारे देखो दांत होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जब बचपन में जब दांत आते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, जिसको दूध या दांत बोलते हो आप, मिल्क टीथ बोलते हैं। और एक होते हैं जो एक बार आ जाने के बाद में वापस टूटते नहीं है, है ना, जब मरते हैं तभी टूटते हैं। तो दो प्रकार के हमारे दांत होते हैं। एक आपका दांत होता है जिसका नाम होता है टेम्परेरी, जो टेम्परेरी रूप से आते हैं। और दूसरे के जो टीथ होते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ। एक हो गया आपका टेम्परेरी टीथ, एक आपका हो गया परमानेंट टीथ। अच्छा, टेम्परेरी टीथ को दूसरा बोलते हैं मिल्की टीथ। कौन सा? दूध या दांत जिसको बोलते हो मिल्की टीथ। ठीक है, और परमानेंट टीथ तो परमानेंट टीथ होंगे। अब देखो मिल्की टीथ होते हैं ना, जब बचपन में जो हमारे दांत आते हैं वो हमारे 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो जो आपकी क्या होते हैं टेम्परेरी टीथ कितने होगी? कितने हो गए? 20। और जो परमानेंट होते हैं वो कितने होते हैं? तेरी 32 ही तोड़ दूंगा। 32 का मतलब कितने दांत होते हैं? 32। ठीक है, तो 32 दांत होते हैं परमानेंट टीथ। और आपके टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। और इनको बेबी टीथ भी बोलते हैं। बचपन के अंदर आते हैं तो बेबी टीथ बोलते हैं। 2 से 3 साल की उम्र में वापस टूट जाते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब देखो परमानेंट टीथ के अंदर 32 है। 32 क्यों है? देखो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 20 + 12 कितने हुए? 32। ये 20 तो वही है ना भाई, पहले ये दांत आई, फिर ये टूट गए, उनका सॉकेट खाली हो गया, वहां पे जगह खाली होगी, वापस वहां पे कौन आ गए? 20 वापस आएंगे। 12 नए आए हैं, ये 20 तो दोबारा आए हैं ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो एक बार आते हैं साल में, सॉरी 20 ये क्या होते हैं? 2 बार आते हैं। और ये क्या आते हैं? 1 बार आते हैं। तो जो ये 20 होते हैं ना, ठीक है, इनको बोलते हैं पॉलीडेंटो, सॉरी पॉलीफाइकोडेंट। और इसको बोलते हैं मोनोफाइकोडेंट। मोनो का मतलब एक बार, तो जिंदगी में एक बार आने वाले दांत कितने बार है? 20 क्या 2 बार आए, तो इनको बोलते हैं पॉलीफाइकोडेंट। और एक को बोलते हैं मोनोफाइकोडेंट। एक दांत एक बार दंती, द्विबार दंती, या डाइफाइकोडेंट भी बोलते हैं इसको, तो कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं कि 20 कौन से होते हैं। इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं, एक बार 20 होते हैं, एक बार आगे टूट गए, बस बात खत्म। हमें पढ़ने हैं परमानेंट टीथ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। और परमानेंट टीथ हम एक्चुअली जो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं वो एक एडल्ट बेसिस पढ़ते हैं। एडल्ट का मतलब 18 साल की उम्र से ऊपर वाले के अंदर, 18 से 60 के बीच वाले। तो हम ह्यूमन बॉडी अगर स्टडी करनी होती है तो हम एडल्ट की ही स्टडी करते हैं। तो एडल्ट के अंदर यही आएंगे भाई। कोई 20 साल के आदमी की दूध या दांत थोड़ी ना देखे आपने, तो वही है परमानेंट के अंदर। परमानेंट टीथ आएंगे उनके, तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो परमानेंट टीथ क्या होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? परमानेंट टीथ जो होते हैं वो होते हैं आपके 32। सर याद कैसे होते हैं अभी बता देते हैं। ICPM एक ट्रिक है आपकी। क्या है? ICPM आपको एक ट्रिक याद रखनी है। I से आपका होता है इंसीजर, ठीक है,
C से होता है कैनाइन, P से होता है प्रीमोलर और M से होता है आपका मोलर। तो ICP में आपको ट्रिक याद रखनी है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। अब देखो याद रखना कैसे। इंसिजर टीथ होते हैं, इंसिजर टीथ का दूसरा नाम होता है आपका क्या? स्माइलिंग टीथ। सर ये क्यों? ठीक, सामने से क्या हुआ, आप जा रहे थे मार्केट में, कहीं से जाते जाते आपको क्या दिखी? पापा की परी। आपने उसकी तरफ देखा, आपको क्या कर दी उसने? स्माइल कर दी। हंसी तो फंसी, अरे हंसना है तो फंसना नहीं है। इंसिजर टीथ क्या होते हैं? वो आपको 4 दांत दिखाएगी, है ना। अगर वो पापा की परी है तो 4 ही दांत दिखाएगी, उसको स्माइल आएगी, स्माइल आते कितने दांत दिखेंगे? 4 ऊपर 4 नीचे। अगर उसने पूरी हंसी हंसी है तो वो ढक्कन है। क्या है? ढक्कन है। तो याद रखना है, तो स्माइलिंग टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी कि अगर आप किसी की तरफ स्माइल कर रहे हो तो आपके 8 दांत दिखेंगे। कहने का मतलब ये है 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, ठीक है। अगर कोई लड़का मुंह फाड़ के हंस रहा है तो वो राक्षस है, समझ रहे हैं। तो वो क्या है, उसके पूरे दांत दिखेंगे, उसमें 32 ही दिखाएगा अपनी वो। लेकिन स्माइलिंग टीथ के अंदर कितने दांत दिखाई देते हैं आपको? 8, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, उन्हीं को बोला जाता है इंसिजर। अच्छा, आपको बचपन में किसी को काटा है? बिल्कुल सर, बहुत बार काटा होगा, किसी ने किसी को तो काटा ही होगा। तो अब जब काटते हो तो आपको यहाँ पे प्रिंट छपते हैं दांतों के, और वो 4 ऊपर छपेंगे 4 नीचे छपेंगे। तो इसका मतलब आपको काटने के काम में लेना इन दांतों को, तो इसको बोलते हैं कटिंग टीथ। इसका मेन काम क्या होता है? काटना, कटिंग करना। तो अगर आप फूड है ना, एग रोल वगैरह, पनीर रोल वगैरह अगर आप खाओगे, है ना, तो वो पनीर रोल वगैरह खाओगे तो आप डायरेक्ट ऐसे खाओगे? ऐसे खाते ही आपने क्या किया? आगे वाले 4 दांत ऊपर वाले काम में लोगे, 4 नीचे वाले काम में लोगे। तो किसी चीज को या किसी भी फूड को काटने के काम में आने वाला दांत कौन सा होता है? इंसिजर टीथ होता है। तो इंसिजर टीथ का क्या काम हो गया? काटना, ठीक है। कितने होते हैं सर? 8 होते हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े के अंदर 4 नीचे वाले जबड़े के अंदर, बिल्कुल। कैनाइन टीथ होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4। कुत्ते वगैरह के अंदर देखा होगा 2 दांत ऊपर वाले बाहर निकले होते हैं, 2 दांत नीचे वाले बाहर, बड़े बड़े दांत होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कैनाइन टीथ बोलते हैं। हाथी के बोलते हैं ना, हाथी के दिखाने के अलग और खाने के अलग। जो बाहर 2 दांत निकले होते हैं ना हाथी के, वो कैनाइन टीथ ही होते हैं। शेर वगैरह के अंदर जो बाहर निकले होते हैं जिनको आप नेस बोलते हो, वो नेस क्या होते हैं? कैनाइन टीथ होते हैं। और उनका काम क्या होता है? अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आप मार्केट गए, मार्केट से आपने चिप्स की थैली खरीदी, और चिप्स की थैली खरीदते आप ऐसे फाड़ोगे, ऐसे फाड़ोगे ना साइड वाले दांत से। तो फाड़ने के काम कौन सा दांत आता है? कैनाइन। तो इसका काम होता है फूड को फाड़ना। सर अब बताओ, पहले तो आदमी भी राक्षस की तरह होते थे, बड़े बड़े आदि मानो, तो बिल्कुल उनकी कैनाइन टीथ क्या होते थे? बड़े हुए होते थे। जैसे आजकल कुत्ते वगैरह के होते हैं, जो मांसाहारी जो जीव होते हैं, है ना, जो नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल्स होते हैं, उनमें आज भी कैनाइन टीथ क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मांस वगैरह को फाड़ना होता है। जो हाथी होता है उनको भी पहले क्या करना पड़ता था? फाड़ना ही पड़ता था। तो उनकी जो चीज जितनी ज्यादा यूज में लोगे उतनी बढ़ेगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो कैनाइन टीथ किसके काम में आते हैं? भोजन को फाड़ने के काम करते हैं। तो टीयरिंग का काम कौन करेगा? आपका कैनाइन टीथ। उसके बाद में आती है प्रीमोलर। क्या? प्रीमोलर। और ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 8। कितने होते हैं? 8। देखो सर कैसे होते हैं? प्रीमोलर होता है जैसे ही आप कैनाइन टीथ से आगे जाओगे, कैनाइन टीथ से आगे जाते ही आपके छोटे छोटे दांत आएंगे, जो क्या होते हैं? अभी दाढ़ होती है उससे थोड़े पतले होते हैं, और कैनाइन टीथ से क्या होते हैं? थोड़े। अच्छा, टीयरिंग होते हैं तो ये क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। शार्पनेस बहुत ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद में अपने आते हैं प्रीमोलर। और प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। इनका काम होता है च्युइंग, चबाना या फिर ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब पीसना। भाई जो चौड़ा दांत होगा वही पीस सकेगा। तो ग्राइंडिंग का काम कौन करता है या चबाने का काम कौन करता है? प्रीमोलर। उसके बाद में अपने आती हैं दाढ़ें, जो कितनी होती हैं आपकी? 12। 6 ऊपर होती हैं, 6 नीचे होती हैं। कितनी होती हैं? 12। और इनका काम क्या होता है? वही ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग का। मिक्सिंग किसके साथ करेंगी? सलाइवा के साथ। मिक्सिंग किसके साथ करेंगी? सलाइवा यानी लार के साथ। इसका काम होता है ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग, ठीक है। ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग का काम करती है आपकी। अच्छा, अक्कल दाढ़ आती है सर कौन से पार्ट के अंदर आएगी? मोलर के अंदर। अक्कल दाढ़ आपका क्या? एक अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है अक्कल दाढ़, जो 21 साल के बाद में उम्र के बाद में आपके, जो किसी काम का होता नहीं एक्चुअली। अच्छा, एक चीज और देखो, आपकी जो मोलर टीथ होती है यही मिक्सिंग का काम करती है। इसका क्या प्रूफ है? इसका क्या प्रूफ है? अगर आपको अगर दांतों की बीमारी होती है तो सबसे पहले आपकी दाढ़ आती है ना, वही खराब होती है।
क्यों? क्योंकि लास्ट में फूड कहाँ पहुंचता है? सबसे पहले हमने मुंह आगे वाले दांतों से फाड़ा, मुंह मतलब काटा, उस साइड वाले से फाड़ा, फिर जो प्रीमोलर है उनसे पीसा, पीसने के बाद में लास्ट में सलाइवा के साथ मिक्स कौन करेगी? मोलर, यानी आपकी दाढ़। और वहीं पे जाके खाना क्या होता है? एंड होता है। तो वहीं पे जाके खाना अटकेगा और अटक के क्या हो जाएगा? आपको दांतों के अंदर सड़न वगैरह, दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है ना, वही क्या करता है? सबसे ज्यादा डैमेज होता है। किसकी वजह से? जो आपकी जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे दांतों की क्या होती है? शेप होती है। मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि कौन सा दांत कहाँ पे होता है। ठीक, जल्दी लिखेंगे एक बार इसको। अच्छा, ये दांत कहाँ फिट होते हैं? तो जबड़ों के अंदर, बिल्कुल जबड़ों के अंदर फिट होते हैं। और जबड़े कितने होते हैं? 2। ठीक है, उनके ऊपर क्या होते हैं? मसूड़े, जिनको बोलते हैं गम्स, उनकी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो, और दांत की भी एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं छोटी सी। आप देखो अपना दांत कैसा होता है, ऐसा होता है अपना दांत। हमारा दांत कैसा होता है? ऐसा होता है। और ये इसका नीचे वाला पार्ट है ना, वो किसमें जो दबा होता है? अंदर की साइड होता है। और ये ऊपर का पार्ट होता है। आप देखो, इसको बोलते हैं क्या? आउटर पार्ट। दांत का क्या बोलते हैं? बाहरी, मतलब बाहरी भाग। और इसको बोलते हैं इनर या रूट पार्ट। जड़ों के जैसे दिख रहा होगा आपको, ये होता है आपका रूट पार्ट। आउटर पार्ट हो गया, एक रूट पार्ट हो गया। अब देखो, रूट पार्ट होता है ना, वो दसा होता है किसके अंदर? गम्स के अंदर। ये यहाँ पे क्या है? आपके मसूड़े हैं। क्या है? गम्स बोलते हैं। और इन मसूड़ों के अंदर क्या होते हैं? आपके ब्लड कोशिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपके दांतों को पोषण देती हैं। और दांत किससे बनते? भाई क्या चाहिए दांतों को? कैल्शियम एंड फास्फोरस। अरे किसके बने होते हैं दांत? कैल्शियम के बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं दांत आपके। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका मसूड़ों के अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं। और ब्लड के कारण ही ये जो मसूड़े आपको कैसे दिखाई देते हैं? पिंक कलर के, गुलाबी। कैसे दिखाई देते हैं? पिंक कलर की। किसकी वजह से? ब्लड वेसल्स की। यहाँ पे खून होता है। क्या होता है? खून होता है। रूट पार्ट के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। ये रूट पार्ट क्या करता है? यहाँ पे क्या होती है? सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं? इसको न्यूट्रिशंस देती हैं। किसको? दांतों को। क्या बनाए रखी है? एकदम पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है। अब बात आती है ऊपर वाले पार्ट की। इसको बोला जाता है इनेमल। क्या बोला जाता है? तो दांतों की जो सफेदी है ना, वो किसकी वजह से आती है? इनेमल की वजह से आती है। और मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी कौन सा होता है? इनेमल होता है। जो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इसके अंदर वाटर कितना होता है? 0%। 0% इसके अंदर जल होता है। और किसी चीज के अंदर 0% जल है, इसका मतलब वो क्या बनेगी? स्ट्रॉन्ग बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो आपका जो इनेमल पार्ट है ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा हो गया? इनेमल। किसका बना होता है? एसएससी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी ह्यूमन बॉडी का जो इनेमल है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का? इनेमल होता है। दांतों का आवरण किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। इज दैट क्लियर? चलो सब आगे हम देखते हैं कि ये कैसे बने होते हैं, जबड़ों के अंदर कैसे फिट होते हैं, और कैसे इनकी स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, तो देखो आगे। देखो, ये ऊपर वाला जबड़ा बना रहा हूं मैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा 4 टीथ। चार टीथ होते हैं कौन से? आपके इंसीजर। कौन से हो गए? इंसीजर। उसके बाद में दोनों साइड में दो दांत होते हैं। कौन से? आपके, मैं नुकीले बना रहा हूं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा के, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। इनको बोलते हैं कैनाइन टीथ। क्या बोलते हैं? कैनाइन टीथ। कितने हो गए? 2 ऊपर वाले में, 2 नीचे वाले में बना दूंगा अभी। ठीक है, ये कितने हुए? 4 ऊपर। ये कितने हुए? 1 नंबर और 2 नंबर। उसके बाद में आपके स्टार्ट होते हैं क्या? प्रीमोलर टीथ। कौन से टीथ? प्रीमोलर टीथ। ऐसे होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं। सॉरी 8 होते हैं ना, 2 इधर बनेंगे। चौड़े होते हैं थोड़े, लेकिन क्या होते हैं? प्रीमोलर से कम चौड़े होते हैं। ये आपकी क्या हो गए? प्रीमोलर 2 इधर और प्रीमोलर 2 इधर।
ठीक है, अब स्टार्ट होते हैं आपकी जो दाढ़ होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, 3 इधर बनेगी और 3 इधर बनेगी। ठीक है, अब देखो इनको बोला जाता है मोलर। कितनी होती हैं? 3 इधर होती हैं और मोलर 3 इधर होती हैं। ये ऊपर वाले आपके जबड़े की स्ट्रक्चर है, नीचे वाला भी ऐसे बनेगा। वही बना दोगे आप सेम। 3 क्या हो गई मोलर इधर और 3 मोलर इधर बन जाएगी। उसके बाद में क्या आ जाएंगे आपके प्रीमोलर, जो पतले होते हैं थोड़े, उससे 2 इधर और 2 इधर बन जाएंगे। उसके बाद में आपके कैनाइन टीथ आ जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। फिर 4 क्या होते हैं आपके स्माइलिंग टीथ, जिनको आप क्या बोलते हो इंसीजर, 4 इधर हो जाएंगे, 4 ऊपर हो गए। उसके बाद में वापस कैनाइन 1, उसके बाद में प्रीमोलर, उसके बाद में 3 क्या बनाएंगे आपके प्रीमोलर 3, 2 सॉरी, और प्रीमोलर कितने हो जाएंगे आपके। इस प्रकार हमारे पूरे दोनों दांतों की क्या होगी स्ट्रक्चर होती है। 3 और 3 6 क्या हो गए मोलर, सॉरी 6 और 6 12 क्या हो गए मोलर, 2 2 4 4 4 8 क्या हो गए आपके प्रीमोलर, 1 2 3 4 4 क्या हो गए कैनाइन, 4 और 4 क्या हो गए 8 इंसीजर। इस प्रकार टोटल कितने दांत होते हैं हमारे, 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे, कितने हो गए 32। देखो काउंट कर लो, 3 2 5 2 7 7 और 4 11 11 1 12 12 2 13 और 3 13 और 3 16 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं। इसको बोलते हैं अपर जो, ऊपर का जबड़ा, और इसी का दूसरा नाम है मैक्सिलरी जो, ये याद रखना आपको। और जो नीचे वाला दांत जबड़ा होता है उसको बोलते हैं लोअर जो, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है मैंडिबल जो, ये याद रखना आपको, मैंडिबल याद रखना चाहिए। अब देखो घर पे आटा पीसने वाली चक्की देखी होगी आपने, है ना, उसमें क्या होता है ऊपर का तो फिक्स होता है और नीचे वाला घूमता है, यही होता है। तो अगर दोनों घूमने लगे तो आपको मतलब कि जो गेहूं है वो नहीं पीसेगी, लेकिन ऊपर वाला फिक्स कर दिया और नीचे वाला घुमा रहा है, इतना मतलब क्या कर रहा है वो गेहूं को किस में पीस रहा है, मतलब अपने आटे में। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है ना, ये क्या होता है फिक्स होता है, ये क्या होता है फिक्स होता है। आप चाह के भी इसको नहीं घुमा सकते, नीचे वाले जबड़े को पकड़ लो ऊपर वाले को घुमाओ नहीं घूमेगा। तो ऊपर वाला जबड़ा क्या होता है फिक्स होता है, लेकिन नीचे वाला जबड़ा क्या होता है मूवेबल होता है। क्या होता है मूवेबल होता है, गति करता रहता है ना। तो नीचे वाले जबड़े क्या करते हैं मूवेबल होते हैं, ऊपर वाले जबड़ा क्या होता है फिक्स होता है। तो मैंडिबल जो क्या होता है मूवमेंट करता है, ऊपर वाला फिक्स होता है। सेम एज इट इज जैसे आपकी क्या होती है घर पे आटे वाली चक्की होती है वैसे, ठीक है, ये आपको समझ में आना है। और जो आपके जो जबड़ा है, ये जबड़ा किसका बना होता है बोन का बना होता है, किसका बोन का होता है। तो मैक्सिलरी क्या होती है वहां पे बोन होती है, ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। मैक्सिलरी जो क्या होती है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी बोन फीमर बोन, सबसे मजबूत बोन मैक्सिलरी बोन। मैंडिबल बोन कितनी होती है 2 होती है, मैक्सिलरी बोन 1 होती है। बोन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के अंदर। चलो इतनी बात आपको बताने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर बताई थी कि कैसे दांतों की पोजीशन होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे आपकी तो कंपटीशन में नहीं आएगा, हायर कंपटीशन होते हैं जैसे CHA वगैरह की एग्जाम होती है या MBBS की एग्जाम होती है, जो आपके नीट PMT की एग्जाम लगती है, उनके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि आपका टिथ फॉर्मूला क्या होता है ना, टिथ फॉर्मूला क्या होता है। देखो टिथ फॉर्मूला कई बार पूछता है। अब देखो टिथ 2 प्रकार के, तो टिथ फॉर्मूले भी 2 प्रकार के, थोड़ा सा इधर मैं लिख देता हूं। नंबर 1 आपका क्या होता है टेम्परेरी टिथ की बात करूं मैं, ठीक है। टेम्परेरी टिथ के अंदर मैं बात करूं तो टेम्परेरी टिथ फॉर्मूला TTF, या टिथ नहीं सो डेंटल बोल दो उसको, डेंटल बोल दो, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला TDF बोल दो।
तो टीडीएफ के बारे में क्वेश्चन पूछता है कई बार, और कई बार पूछ देता है पीडीएफ के बारे में, परमानेंट टेंडल फॉर्मूला। यानी पीडीएफ पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन, हाँ, लेकिन हमें याद रखना चाहिए। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, आईसीपीएम जो आपके दांत होते हैं ना, इसके अंदर 20 होते हैं टोटल दांत टेम्परेरी के अंदर। इसके अंदर देखो आई का मतलब हो गया इंसीजर, सी का कैनाइन, पी का प्रीमोलर और एम का मोलर। छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, प्रीमोलर टीथ नहीं होते बेटा, क्या नहीं होते, प्रीमोलर टीथ नहीं होते, तो 12 दांत वो घुमा दो, बाकी के 8 आपकी जो जाड़े होती हैं वही होती हैं। अब देखो कैसे होता है, इंसीजर टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, सेम होते हैं, कितने, 8। कैनाइन भी कितने होते हैं, 4, ठीक है। अब देखो मोलर कितने होते हैं, प्रीमोलर 0 होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, 0, और ये कितना होता है, 8। ये इस प्रकार छोटे बच्चों के अंदर दांत होते हैं, 8 4 0 8। उसके बाद में जो परमानेंट अभी पढ़े हैं हमने, इसके अंदर इंसीजर कितने हो गए, कैनाइन कितने हो गए, प्रीमोलर कितने हो गए और मोलर कितने हो गए। इंसीजर कितने हमने पढ़े, 8 पढ़े, 4 ये पढ़े हमने 8, और ये हमने पढ़े 12, ऐसे पढ़े। बिल्कुल सर। अब क्या कुछ नहीं करना, अगर आपको टीडीएफ निकालना तो 4 का भाग दे दो, इसमें इन सब में किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, तो टीडीएफ आ जाएगा आपका। सर 4 का भाग क्यों देंगे, आपका जो बॉडी है ना, अगर आपकी बॉडी की अगर एनाटॉमिकली स्टडी की जाए ना, तो बेटा आपको ऐसे काटना होता है, बॉडी को ऐसे काटना होता है, तो ऐसे काटोगे तो जबड़े भी तो कटेंगे, हाँ, तो जबड़ों के डिवाइडेशन के बेसिस पे हमने टीडीएफ निकालते हैं, आपका टेम्परेरी टेंडल फॉर्मूला निकालते हैं। देखो कैसे होता है, इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इंसीजर का 2, इसके अंदर 1, 0 के अंदर किसी का भाग दे दो 0, और वापस कितना जाएगा, और एक बार और लिख दो, 2 जबड़े होते हैं ना, दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। ये आपका क्या होता है, टीडीएफ होता है। नीट के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये नीट की एग्जाम लगती है ना, डॉक्टर एमबीबीएस की एग्जाम लगती है, उसके अंदर पूछा था कि टीडीएफ, व्हाट इज द टीडीएफ, ठीक है। एक ये होता है, इसके अंदर भी 4 का भाग दे दो, वापस आएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 1 2 3 2 1 3, ये आपका क्या होता है, पीडीएफ होता है, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला। समझ में आई इतनी बात, बिल्कुल सर आ गई। तो आपके दांतों का काम हो गया, दांतों ने क्या कर दिया, खाने को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जीभ ने हमारी स्वाद दे दिया कि क्या खाना खाया। अब बात आती है सलेवरी ग्लैंड के बारे में। देखो सलेवरी ग्लैंड के अंदर आप तीसरी हेडिंग लगाएंगे, माउथ के अंदर सब हेडिंग तीसरी है, वो कौन सी है, सलेवरी ग्लैंड। तीसरी हेडिंग लगाएंगे आप, माउथ चल रहा था अपना, माउथ के अंदर आपकी तीसरी सब हेडिंग है वो है सलेवरी ग्लैंड। हिंदी में बोलते हैं इसको लार ग्रंथि। सर लार ग्रंथि क्या होती है, इसका काम क्या होता है, बेटा आपको जहां पे भी डाइजेशन पढ़ना होगा ना, वहां पे देखो आपकी ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, ग्रंथि वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। जहां पे भी आप डाइजेशन पढ़ोगे बहिस्रावी ग्रंथि आपको काम मिलेंगी है। तो लार ग्रंथि कैसी ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है, इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अच्छा सर इसका काम क्या होता है, काम होता है जैसे हमने खाना खा लिया, अब हमें ना थोड़ी पता है, जैसे बाहर क्या बढ़ते हैं, बहुत सारे कीट वगैरह उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, बायो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उड़ते रहते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो हम तो उसको मतलब राजी राजी खा रहे हैं खाने के साथ, लेकिन हमारी बॉडी को इफेक्टिव कर सकते हैं, वो हमें बीमार कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए भगवान पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पास था, उसने हर चीज सेट कर रखी थी कि ये बंदा अगर खाना खाएगा तो इसके अंदर बीमारियां जाएंगी, तो ये क्या होगा, जल्दी मर जाएगा। तो उसने क्या किया, ग्लैंड बना दी, और उस ग्लैंड के अंदर एक ऐसा लिक्विड डाल दिया कि वो ग्लैंड ऐसा लिक्विड निकालेगी जो क्या कर देगी, उन जीवाणुओं को मार देगी। तो ये क्या करती है, ये 2 प्रकार के एंजाइम का निर्माण करती है। अच्छा सर एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, एक ट्रिक बताता हूं मैं, जो भी ग्लैंड रस और एंजाइम का श्रावण करती है ना, बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं।
जहां पे भी आपको कोई ग्रंथि एंजाइम का सिक्रेशन करती हुई मिल जाए, बहिस्रावी ग्रंथि कर दो आंख मीच के। कौन सी ग्लैंड? बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंजाइम बनाएगी, कितने प्रकार के एंजाइम बनाएगी सर? 2 प्रकार के एंजाइम। कितने प्रकार के? एक आपका बनाएगी एमाइलेज, एक आपका बनाएगी टाइलिन। क्या बनाएगी? एक बनाएगी एमाइलेज, एक बनाएगी टाइलिन। इंग्लिश में लिख दो तो वही है, इंग्लिश का तो कोई है ही नहीं इसके अंदर रोल। एमाइलेज और दूसरा आपका टाइलिन। पी से स्टार्ट होता है टाइलिन, अंग्रेजों की देन है, ठीक है। पी वगैरह साइलेंट रहता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है सर। एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और टाइलिन का काम होता है जीवाणुओं को मारना। क्या होती है? जीवाणु नाशक होती है। जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह को कौन मारेगी? टाइलिन मारेगा। एमाइलेज किसका पाचन करेगी? मतलब खाने का पाचन स्टार्ट कहां से? माउथ से। तो अब आपको क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले भोजन का पाचन कहां स्टार्ट होता है? माउथ के द्वारा। कहां से स्टार्ट होता है? माउथ के द्वारा। कौन से एंजाइम के द्वारा सर? एमाइलेज एंजाइम। किसके द्वारा निकलता है? सलेवरी। जैसे सलेवरी ग्लैंड कितने प्रकार की होती है सर? 3 जोड़ी होती है, यानी 6। संख्या में कितनी होती है? 6 होती है। सर नाम बता दो, एक बार बता देते हैं बिल्कुल। सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी ग्लैंड? सलेवरी ग्लैंड के अंदर सबसे पहली होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी आपकी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। और तीसरी आपकी होती है सबमैंडिबल। अच्छा देखो, ये होती है 2, ये होती है 2 और ये भी होती है 2। सर कैसे देखेंगे? कहाँ कहाँ पे होती है? हमने बताया था कि लिंगुअल जीभ होते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजी के अंदर लिंग। क्या बोलते हैं? लिंगुअल। तो लिंगुअल है, जीभ के नीचे 2 ग्लैंड होती है आपकी, जस्ट जीभ के जस्ट नीचे 2 ग्लैंड होती है। वो क्या करती है? उनको क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल। सब का मतलब नीचे। मैंडिबल हमने पढ़ा था, जबड़े कितने होते हैं? जो नीचे वाले मैंडिबल जो कितने होते हैं? 2 बोन होते हैं। तो दोनों जबड़ों के नीचे यहाँ पे 2 ग्लैंड पाई जाती है, जिनको बोलता है सब मैंडिबल। सर पैरोटिड, यहाँ पे जो लाइन होती है ना कान के जस्ट नीचे 2 ग्लैंड होती है दोनों साइड, उनको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तीनों किसके प्रकार हैं? आपके सलेवरी ग्लैंड के होते हैं। तीनों के तीनों क्या निकालती है? सलाइवा निकालती है। सलाइवा के अंदर 5% क्या होता है? 5% एंजाइम होते हैं और 95% क्या होता है? जल होता है। ये क्या बनाते हैं दोनों मिलके? सलाइवा यानी लार बनाते हैं। तो लार के अंदर 95% 95% क्या होती है? जल। अगर आप 100 ml क्या बना रहे हो? लार बना रहे हो, उसके अंदर 5 ml क्या होंगे? आपके एंजाइम होंगे और 95 ml क्या होगा? आपका पानी होगा। ठीक है। अब सर ये क्या कर दिया इसने? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिया। अब एक चीज बताओ ना बेटा आपको, अगर आप संतुलित भोजन पढ़े होंगे छोटी क्लास के अंदर, तो संतुलित भोजन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन, कहीं कुछ होता है? तो हमने कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन कर दिया, स्टार्ट कर दिया ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितना होगा? 70% होगा। कितना होता है यहाँ पे? 70% कार्बोहाइड्रेट बच जाता है यहाँ पे आपका। और आपको मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट पाचन होके किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। क्या? आपका कार्बोहाइड्रेट। इज दैट क्लियर? और कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम होता है आपका शर्करा। क्या बोलते हैं? शर्करा है। फिर स्टार्च। तो यहाँ पे शुगर का क्या होगा? स्टार्ट शुगर बोल सकते हो, शर्करा शुगर ही होती है। तो यहाँ पे शुगर का क्या हो जाता है? आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि अगर आपको किसी रनिंग वगैरह के लिए जाना है या फिर इंस्टेंट एनर्जी आपको अगर लेनी है तो आप केले खा लो। क्या खा लो? केले खा लो। केले से हमें क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि केले के अंदर होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। केले के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले क्या हो जाता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। इज दैट क्लियर? चलो आगे हम देखते हैं। जो अपनी लार ग्रंथि है उनका काम समझ में आ गया होगा। वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो गया। यहाँ से जीवाणु थे हमारे जो भोजन के अंदर, उसको मार दिया है। और देखो ये जब खाना, दांतों ने खाना को तोड़ा, दांतों ने क्या किया? खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। उसके बाद लार इसके अंदर मिक्स हो गई। किसके द्वारा? मोलर टिथ के द्वारा। और किसकी हेल्प के द्वारा? आपकी जीभ की हेल्प के द्वारा। तभी खाना ना छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर मिक्स होके क्या बन गया? एक लसलसा भोजन बन गया। क्या बन गया? एक लसलसा भोजन बन गया। और लसलसे भोजन को बोला जाता है क्या? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। तो माउथ के अंदर जो फूड होता है ना उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। सर याद कैसे करेंगे?
मुंह से बोलते हैं और बोलने से बोलस, मुंह से बोलते हैं बोलने से बोलस। तो जब तक आपका खाना डाइजेस्टिव प्लस अनडाइजेस्टिव, अनडाइजेस्ट क्या रहे हैं अभी, प्रोटीन वसा वगैरह अनडाइजेस्टेड ही हैं और यानी उनका पाचन नहीं हुआ, अपचित है वो, और कार्बोहाइड्रेट का बेटा पाचन हो गया। तो पचित और अपचित भोजन जो सलाइवा के साथ मिक्स रहता है, उस लसलसे भोजन को माउथ के अंदर बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है, बोलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बोलस वाला क्या है, अभी खाने का बहुत से नाम देंगे। बाहर खाना था भोजन, मुंह के अंदर गया बोला, बोलने से बोलस। अब खाना जाएगा आगे, देखो कैसे जाएगा, हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। माउथ अपना कंप्लीट है बेटा, माउथ कंप्लीट है। इतनी बातें अगर समझ ली आपने तो माउथ आपका कंप्लीट हो जाए यहाँ से डाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना के आपको मैं समझाता हूँ। खाना हमने कहाँ पे पहुंचा दिया। अब खाने को मुंह के अंदर तो नहीं रखोगे, आगे भेजना होगा हमें, और आगे भेजने का काम करती है एक प्रोसेस। एक प्रोसेस होती है जो खाने को आगे भेजती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरास्टोलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, पेरास्टोलिक प्रोसेस। यानी ये आपका माउथ है, माउथ से आपने खाना खाया, खाना खा के उसने क्या कर दिया, दांतों ने चबा दिया, सलाइवा इसके अंदर मिक्स होगी, बोलस बन गया। अब बोलस को जब अब नीचे जाएगा खाना, जब खाना नीचे जाएगा तो वो एक प्रोसेस के द्वारा जाएगा, उसको बोलते हैं पेरास्टोलिक प्रोसेस, कर्मानुंसन की क्रिया। क्या होती है, क्या होती है वो भी देखते हैं। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ इधर, ये देखो। देखो ये आपका क्या है, नेजल कैविटी है, नाक आपका, और ये आपकी क्या है, माउथ कैविटी है। ये आपका क्या है, माउथ। अब खाना हमने यहां तक तो पहुंचा दिया। अब जो नीचे लेके आएगी ना, एक पाइप लेके आएगी, एक पाइप लेके आएगी जिसको बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं, इसोफेगस, जिसको बोलते हैं आपकी खाद्य नली। कौन लेके आएगी, इसोफेगस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, इसोफेगस। अब देखो क्या होता है, नेजल कैविटी और यहां से एक डिवाइडेशन होता है, यहां से क्या होता है, डिवाइडेशन होता है ऐसे। एक साइड आपकी होती है इसोफेगस, खाने वाली नली, और एक साइड आपकी क्या होती है, सांस लेने वाली, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। ये कंफ्यूजन होता है सर, कौन सी साइड क्या होती है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपको जीने के लिए क्या चाहिए। खाना तो अगर 7 दिन तक बंदा नहीं खाए तो भी चलेगा। आपको जीने के लिए क्या चाहिए, आपको सांस चाहिए, और दिल का धड़कना जरूरी है। ठीक है, तो जिस साइड दिल उसी साइड आपका क्या हो जाएगा, सांस वाली नली। लेफ्ट साइड में कौन सी होती है आपकी, ट्रेकिया, और राइट साइड में क्या होती है आपकी, इसोफेगस। ठीक, अब देखो इस ट्रेकिया और इस इसोफेगस पे डिवाइडेशन पे एक ट्रैफिक पुलिस खड़ी है 100 पे, और इस ट्रैफिक पुलिस को बोला जाता है एपिग्लोटिक वॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल है, समझ। अब देखो कैसे समझना है हमें इसको, मैं समझाता हूं आपको। इसोफेगस कैसे काम, सॉरी आपका जो एपिग्लोटिक वॉल है वो कैसे काम करता है। अब देखो ये एक साइड आपकी आ रही है क्या, मान लो ये क्या है, बीच में एपिग्लोटिक वॉल है, ये एपिग्लोटिक वॉल है, और इन दोनों से क्या हो रहा है, किसका डिवाइडेशन हो रहा है। एक साइड जा रही है आपकी क्या, श्वास नली, और एक साइड जा रही है आपकी खाद्य नली। यहाँ पे एपिग्लोटिक वॉल है। अब क्या करता है, जैसे सांस लेते हैं ना तो खाद्य नली को बंद कर देता है, और जैसे हम खाना खाते हैं तो सांस वाली नली को बंद कर देता है। जैसे हमने खाना खाया, एक टुकड़ा खाया, उसने उसको निगला, और निगलते ही क्या हो जाती है, श्वास नली को बंद कर देता है। एक साइड क्या हो, अगर सांस ले रहे हैं उसी टाइम तो क्या हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करता है मेडुला पार्ट। हमारे ब्रेन का मेडुला पार्ट क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा एक पार्ट होता है आपके हिंड ब्रेन का, वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, उन सारों को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ही पार्ट करता है। तो मेडुला इसको कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन काम कंट्रोल करता है, कहने की बात यही है। अब एपिग्लोटिक वॉल क्या करता है, ब्रेन के अंडर काम करेगा। ठीक है, ब्रेन के अंडर काम करेगा। अब देखो एपिग्लोटिक वॉल के कंट्रोल की जो एक्टिविटी है ऐसी चलेगी, कभी ये किसको बंद करेगा, श्वास नली को, कभी किसको बंद करेगा। अब कई बार क्या होता है, खाना खा रहे हैं, साइड में सोना बाबू की क्या हो रही है, बातें चल रही हैं, पूरा ध्यान कहाँ लगा दिया हमने, पूरा दिमाग कहाँ लगा दिया, सोना बाबू की तरफ। अब एपिग्लोटिक कंफ्यूज हो जाएगा, वहाँ ब्रेन कहाँ लगा रखा है, सोना बाबू के पास। अब एपिग्लोटिक कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे को खुलना की साइड है, और वो कभी कभी क्या करता है, सोना बाबू की बात करते करते किसकी साइड खुल जाता है, खाने खाते टाइम श्वास नली की तरफ खुल जाता है। खाना कहाँ जाएगा,
फेफड़ों के अंदर, श्वास नली के अंदर। फेफड़े सोच रहे हैं इतनी देर तो क्या आ रही थी, हवा आ रही थी, अब ये खाना कहाँ से आ गया, तो वापस वो क्या करेगा, बाहर फेंकेगा उसको, बाहर क्या करेगा, वापस फेंकेगा। कौन, आपका फेफड़ा। और जब वो बाहर फेंकता है ना, तो फिर हालत बुरी होती है बेटा, कभी नाक से आता है, कभी मुंह से आता है। कौन सा खाना, फेफड़े में गया हुआ खाना, उसको बोलते हैं हिचकी आना। क्या करना, हिचकी आना। तो हिचकी किसको याद करता तब नहीं आती, हम किसी को याद करते हैं तब हिचकी आती है। क्यों आती है, समझ गए होंगे, क्योंकि वहां पे आपका एपिग्लोटिक वॉल ने काम नहीं किया। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का ट्रैफिक पुलिस कौन होता है, एपिग्लोटिक वॉल होता है, इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। जीएनएम के एग्जाम में आया क्वेश्चन है एक बार कि व्हाट इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज एपिग्लोटिक वॉल। ठीक है, अब देखो एपिग्लोटिक वॉल, खाना खा रहे हो, बोलस अंदर आया, किसकी साइड खुल गया, श्वास नली को बंद कर दिया, खाद्य नली के अंदर खाना जाएगा। और ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है, पेरास्टोलिक प्रोसेस होती है। पेरास्टोलिक प्रोसेस होती है कर्मानुचन की क्रिया। ठीक, अब देखो क्या होता है बेटा, कर्मानुचन का मतलब होता है ऐसे प्रोसेस करना, और ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पेरास्टोलिक प्रोसेस अगर ऐसे हो रही है ना, तो खाना एकदम आराम से जा रहा है, नॉर्मली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसका डाइजेशन हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस स्लो हो गई तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी आपको। ठीक है, खाना आपका पचेगा नहीं, पहुंचेगा नहीं तो पचेगा कहाँ से। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाती है, पेरास्टोलिक प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो एक कंडीशन होगी पेरास्टोलिक प्रोसेस की, कॉन्स्टिपेशन। 4 कंडीशन हो, एक तो नॉर्मल होता है आपका जो डाइजेशन होता है वो, एक होता है आपका स्लो, तो क्या हो जाता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है, कब्ज हो जाती है। और एक अगर क्या हो गई, फास्ट हो गई, अगर क्या हो गई, फास्ट हो गई, तो ये अगर फास्ट हो गई, अगर ये पेरास्टोलिक प्रोसेस फास्ट हो गई तो आपको हो जाएंगे डायरिया। क्या हो जाएगा, लूज मोशन, दस्त हो जाएंगे आपको। तो फास्ट पेरास्टोलिक प्रोसेस के रिजल्टेंट में क्या बनता है, आपको डायरिया हो जाता है। और डायरिया के अंदर क्या होता है, आपको क्या होना, मतलब आपका जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड अगर बाहर निकलेगा तो उसको निकालने के लिए हमें किसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, लिक्विड की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आपको अगर अभी लूज मोशन वगैरह होते हैं तो आपको डॉक्टर आप घोल देता है, आपको ORS का घोल। उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, उसके अंदर लिक्विड जो आपका क्या है वो उसको बढ़ा देता है। और आपको डॉक्टर एक सलाह देता है कि आप क्या पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लूज मोशन है तो पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड की क्या पड़ती है, हमें रिक्वायर्ड पड़ती है। अच्छा, एक होती है सर अगर ये क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए अगर ये पेरास्टोलिक प्रोसेस रिवर्स हो जाए, ऐसे हो जाए, तो आपको होती है उल्टी। क्या होती है आपको, वोमिटिंग। लेकिन ये उल्टी वाली जो पेरास्टोलिक प्रोसेस है ना, कहां तक हो सकती है, आपके स्टोमक तक ही हो सकती है। स्टोमक के आगे रिवर्स पेरास्टोलिक प्रोसेस नहीं हो सकती। तो यहां पे आपका खाना आ जाता है फिर स्टोमक में, किस प्रोसेस के द्वारा, पेरास्टोलिक प्रोसेस के द्वारा। कि कौन लेके आती है, इसोफेगस। अब बताओ मेरे को, इस इसोफेगस के अंदर किसी प्रकार का डाइजेशन हुआ, ये तो एक पाइप है जो क्या करती है, हमारे माउथ को किसके साथ कनेक्ट करती है, हमारे आमाशय के द्वारा कनेक्ट करती है। और इस जो पार्ट है ना, जहां पे आपकी नेजल कैविटी और ये दोनों मिक्स होती है, जहां पे दोनों टच होते हैं, इसको बोलते हैं आपका फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स पार्ट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। आई बात समझ में, जहां पे आपको नेजल कैविटी और माउथ कैविटी दोनों टच होती हुई मिलेंगी, वहां पे क्या होता है, आपका फेरिंग्स होता है। और यहाँ पे जो श्वास नली है, यहाँ पे तार सा बना होता है, जो आप बोल रहा हूँ ना, मैं इसी की वजह से बोल रहा हूँ। एक साउंड बॉक्स होता है, ह्यूमन बॉडी का साउंड बॉक्स होता है, स्वर तंत्र होता है, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, हाँ, आई बात समझ में, है ना। अभिजीत सिंह के गाने सुनेंगे, उसके गानों के क्या आते हैं, लिरिक्स आते हैं। वो लिरिक्स वर्ड यहीं से लिया गया है, लैरिंग्स से। और लैरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर तंत्र। ठीक है, आगे बात करें, अब खाना हमारा कहाँ पे आ गया, स्टोमक के अंदर आ गया। स्टोमक के अंदर आने के बाद में स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। एक बार इतना आप नोट करेंगे कि खाद्य नली का काम क्या होता है, एपिग्लोटिक का काम क्या होता है, और पेरास्टोलिक प्रोसेस क्या होती है, तीनों आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे हम हेडिंग लगाएंगे स्टोमक के बारे में। अच्छा, कई बार क्या होता है, कोई आदमी होता है ना, कोई आदमी होता है, वो खाना अपने हाथों से या माउथ से नहीं खा सकता।
किसके द्वारा? उसका माउथ क्या है? बंद है, कि मुंह से तो खाना खा ही नहीं सकता। फिर सर कैसे खाएंगे? उसको नाक से खाना देना पड़ेगा। अब सर नाक से अगर खाना देंगे तो नाक से ऐसे उसको घुसेड़ के नहीं, एक पाइप आती है, एक क्या आती है, ट्यूब आती है, इसको बोलते हैं ट्यूब फीडिंग। क्या होते हैं? ट्यूब फीडिंग। और उस ट्यूब की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है क्या नाम है? रायल। इसलिए उसकी दूसरा नाम पड़ जाता है उसका राइल्स ट्यूब, और राइल्स ट्यूब फीडिंग भी बोलते हैं इसको। शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरटी फीडिंग। क्या बोलते हैं? आरटी फीडिंग। एक ट्यूब के द्वारा, एक नली के द्वारा उसको फीडिंग करवाई जाती है। अब सर नाक तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल बाहर से हमें क्या बनाना देना पड़ेगा भाई? माउथ क्या बना रहा था आपका? माउथ खाने का क्या बना रहा था? बोलस। क्या बना रहा था? बोलस। तो हम इसके अंदर क्या देते हैं? बोलस। अच्छा सर, पाइप किसको कनेक्ट करती है? नेजल को स्टोमक के द्वारा। नेजल को स्टोमक। अब जब भी आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो आप स्टोमक नहीं बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक पार्ट। क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक कैविटी, जठर गुहा या फिर उदर गुहा। अब देखो, नेजल को गैस्ट्रिक से कनेक्ट करने वाली ट्यूब नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब कौन सी ट्यूब होती है? इसी का दूसरा नाम होता है एनजी ट्यूब, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। आरटी फीडिंग, सॉरी, जो ट्यूब फीडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3। या तो सीधा बोल दो ट्यूब फीडिंग, या फिर बोल दो आरटी फीडिंग, या फिर बोल दो एनजी फीडिंग, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। अब देखो सर, हमें ये बताओ, अगर नाक से हम पाइप दे रहे हैं तो वो श्वास नली में भी तो जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है भाई। एपिग्लोटिक को थोड़ी ना पता है कि कौन से में जाना है, वो तो एक साइड खुलता रहेगा, बंद होता रहेगा। कई बार क्या होता है, इसके अंदर चली जाएगी तो हमें तो देना है इसके अंदर। तो सर उसका भी एक ट्रिक होता है। अगर आप एनजी ट्यूब लगा रहे हो, मेडिकल इक्विपमेंट है, उसके अंदर आपको डिटेल में समझना है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर ये एनजी ट्यूब यहाँ से ऐसे आई और ये फेफड़ों के अंदर चली गई तो सारा खाना किसके अंदर? फेफड़ों के अंदर, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक ग्लास लेना है, ठीक है। उस ग्लास के द्वारा ये जो बाहर एक वाला पार्ट है ना, ये एक पार्ट, दूसरे वाला जो छोर है नली का, उस ग्लास के अंदर पानी भरो, उसके अंदर डुबो। अगर उसके अंदर बुलबुले उठ रहे हैं, वो कहाँ गई? फेफड़ों के अंदर, क्योंकि फेफड़ों के अंदर गैस होती है, वो बाहर आएगी तो क्या उठेंगे? बुलबुले उठेंगे। अगर किसी प्रकार के कोई बुलबुले नहीं उठ रहे हैं तो वो कहाँ गई है? आपके पेट के अंदर, गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर गई है। तो ये पहचान होती है इसे कि एनजी ट्यूब सही लगी है या नहीं लगी है। फिर उसका बोलस बनाओ, लिक्विड फॉर्म में बोलस बनता है। उसकी किसी भी इंजेक्शन वगैरह या फिर किसी भी जो आपके क्या होते हैं, जो पंपिंग मशीन होती है, उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है? इसको फीड करवा दिया जाता है डायरेक्ट। किसके अंदर? स्टोमक के अंदर आके छोड़ देती है वो ट्यूब। समझ में आई बात? आगे देखते हैं हमारा स्टोमक। स्टोमक क्या होता है देखो। अब तीसरी हेडिंग लगाएं। दूसरा हेडिंग हो गया आपका इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब देखते हैं स्टोमक के अंदर। स्टोमक तो आप तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़े हुए हैं, तो छोटी छोटी क्लास में आपने पढ़ा दिया होगा स्टोमक होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? गैस्ट्रिक कैविटी पढ़नी है, या फिर पढ़ते हैं एब्डोमेन कैविटी। इसको हिंदी में बोलते हैं पेट, आमाशय, जठर गुहा, उदर गुहा। अरे उदर तो पढ़ाई होगा ना, लंबा है उदर जिसका, बहुवीर्य समास या कर्मधारय समास हिंदी का टॉपिक है। उदर यानी लंबोदर, किसको बोलते हैं? गणेश जी को। तो लंबोदर, उसके अंदर उदर आता है, उदर पेट के लिए आता है, लंबा है उदर जिसका, तो उदर गुहा हो गई। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसके पार्ट पढ़ते हैं। देखो ऊपर से इसोफेगस आई, ये आपका स्टोमक बन गया। सर क्या दिख रहा है? जे आकार का दिख रहा है। कैसा होता है बेटा? शेप में कैसा होता है? जे शेप का होता है। अच्छा, और अभी बताते हैं। एक इधर क्या होता है आपका? दिल। सुंदर बनाया ना। इधर होता है दिल, और दिल को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? तो दिल के पास जो पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं कार्डियो। तो स्टोमक का एक पार्ट हो गया कार्डियक पार्ट। उसके बाद में दूसरा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और तीसरा जो पार्ट होता है ना,
इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। 3 पार्ट हो गए, कार्डियक, बॉडी, फंडस। ठीक, अब देखो इसके अंदर होती हैं छोटी छोटी ग्रंथियां, ऐसी। अब ये जो ग्रंथियां होती हैं इनको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये क्या करती हैं, ये बेसिक मीडियम की होती हैं। बेसिक का मतलब क्षारीय होती हैं। अच्छा सर, क्षारीय होती क्यों होती है अभी बता देते हैं बेटा। एसिल होता है ना, एक प्रकार की ग्रंथि है आपकी, सॉरी जो आपका अमाशय होता है एक प्रकार की ग्रंथि है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये पूरा पेट आपका एक ग्रंथि है, पेट आपका क्या एक ग्रंथि है। तो ये क्या बनाता है सर, ग्रंथि तो है और इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है आपका 2 प्रकार की चीजें। नंबर 1 आपके बनाता है जूस, और एक बनाता है आपका एंजाइम। सर याद आ रहा है कुछ? क्या याद आ रहा है? जो ग्रंथियां जूस और एंजाइम बनाती हैं सारी की सारी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। आमाशय भी क्या है आपका बहिस्रावी ग्रंथि है। अब जूस कौन सा बनाती है? हाइड्रोक्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक जूस बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्रोक्लोराइड बोल दो, हाइड्रोक्लोराइड एसिड बनाती है। क्या बनाती है? HCl। सर HCl हमें तो एसिड मार देगा, नहीं मारेगा। ये म्यूकस मेम्ब्रेन बैठी है, किस लिए बैठी है? क्षारीय माध्यम में जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा। जबकि HCl क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, पावरफुल चीज होती है। एसिड अटैक आपने सुने होंगे, फिल्म में भी बनी है, दीपिका पादुकोण की एक फिल्म बनी है। एसिड मीडियम में उसका एक पार्ट बॉडी का जल जाता है, किसके द्वारा? एसिड अटैक के द्वारा। तो अगर सर एसिड इसके अंदर रहेगा तो पेट जलता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है? म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो क्षारीय माध्यम की होती है। और HCl और क्षार जब मिलते हैं ना तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जाती है। किसकी? लवणीय क्रिया, उदासीनीकरण की क्रिया हो जाती है। लवण और क्षार की, सॉरी अम्ल और क्षार की, क्या बन जाता है? लवण और पानी बन जाता है। तो ऐसा होता है। अब देखो बोलस यहां से आएगा, बोलस यहां पे पहुंचा, HCl अपना काम स्टार्ट कर देगा। HCl अपना काम स्टार्ट कर देगा। HCl का काम होता है गलाने का, जलाने का और गलाने का। जैसे ही बोलस आएगा उसको गलाना स्टार्ट कर देगा। HCl का काम यही होता है, जलाना और गलाना स्टार्ट कर देगा। और फिर किसको पहुंचा देगा? इन एंजाइम को। समझ गए? आपने देखा होगा ना फिल्मों के अंदर, पहले हीरो होता है वो ढंग से कूटता है गुंडों को और फिर किसके हवाले कर देता है? पुलिस के। पुलिस उसको ठोकती है। वही काम यहाँ होता है। यहाँ पे हीरो कौन है? HCl। वो क्या करेगा? ठोकेगा ढंग से और किसको एक्टिव कर देगा? पुलिस वालों को। बस ये ट्रिक याद रखना। एंजाइम बेटा 2 प्रकार के बनते हैं यहाँ पे। कितने बनते हैं? 2 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक बनता है आपका प्रोरेनिन और एक बनता है आपका पेप्सिनोजन। एक बनता है प्रोरेनिन। अब देखो प्रोरेनिन और जो पेप्सिनोजन एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, अक्रिय होते हैं, आलसी होते हैं एकदम से। क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। पुलिस वाले जो रह गए है ना, पुलिस प्रशासन की वैसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। अब इसको कौन एक्टिव करेगा? वो हीरो। HCl के कांटेक्ट में जैसे प्रोरेनिन आएगा, पेप्सिनोजन आएगा, जागना तो पड़ेगा। तो जाग के क्या बना देगा? ये HCl के कांटेक्ट में आएगा और HCl के कांटेक्ट में आके प्रोरेनिन भाई साहब किस में बदल जाएंगे? रेनिन में। और जो पेप्सिनोजन भाई साहब वो किस में बदल जाएंगे? आपके पेप्सिन में। किस में? अब ये दोनों एक्टिव हैं, ये काम तमाम करेंगे किसका? प्रोटीन का। तो आपके जो आमाशय होता है, जो पेट होता है, उसके अंदर किसका पाचन होता है बेटा? ओनली प्रोटीन का। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। लिख देंगे यहाँ पे, जे शेप का होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो आपका पार्शियली डाइजेशन होता है, 70% डाइजेशन होता है किसका? प्रोटीन का। कहाँ पे? पेट में। फूड का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पे होगा? माउथ के अंदर। प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पे होगा? आमाशय के अंदर। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होगा? माउथ के अंदर। दोनों बात समझ में आ गई? चलो अब क्या होता है देखो, जो प्रोरेनिन होता है और जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन का एक फिक्स काम है, मैं तो दूध का पाचन करूंगा। किसका पाचन करूंगा? दूध का पाचन करूंगा। थोड़ी सी प्रोसेस है, थोड़ी सी समझेंगे उसको, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो
दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है क्या, केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, तो एक तो दूध का पाचन करेगा, दूध के अंदर प्रोटीन होती है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन का पाचन करेगा आपका पेप्सिन, और किस में बदल देगा सबसे पहले इसको, पैराकेसीन में। अब देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे क्या, बड़े बच्चे, बड़े तो बच्चे हो ही नहीं सकते है ना, बड़े तो अडल्ट हो जाएंगे ना, आदमी हो जाएंगे। तो केसीन जो, अब अगर बच्चा दूध पीता है, छोटा बच्चा अगर दूध पीता है, अब उस दूध की उल्टी बाहर फेंकता है ना, तो उसके अंदर एक खट्टी खट्टी बदबू आती है। वो किसकी आती है बेटा, HCl की। किसकी आती है, HCl की। अब जो उल्टी फेंकता है तो फटा हुआ दूध आता है, वो क्या होती है, पैराकेसीन। वो क्या होती है, दूध का पाचन कौन करेगी, पेप्सिन। अब ये पैराकेसीन है ना, पैराकेसीन इसको कन्वर्ट करेगा आपका रेनिन वाइज, और किस में बदल देगा आपका, केसीन को पैराकेसीन, पैराकेसीन से किस प्रोटीन का पाचन किस में होता है, पेप्टाइड में। किस में बदल देगा, पेप्टाइड में। अब देखो एक तो ये दूध का पाचन तो हो गया, अब खाने का पाचन, खाने के अंदर भी तो प्रोटीन होती है, तो खाने वाली प्रोटीन हो ना, उसको कौन बदलेगा, फूड जो प्रोटीन होती है, फूड प्रोटीन को रेनिन लेगा, और रेनिन किस में बदल देगा इसको, पेप्टाइड्स में। और देखो पेप्टाइड्स के अंदर डाइजेशन होता है, और प्रोटीन का जो आपका क्या होता है, स्टोरेज होता है। प्रोटीन संग्रहित किसके रूप में होती है, एमिनो एसिड्स की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, छोटी क्लासों के अंदर आपने 100% पढ़ा होगा। 20 अमीनो एसिड होते हैं जो एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। 10 क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, 10 से अनावश्यक होते हैं। 20 प्रोटीन आपस में मिलेंगी, एक एमिनो एसिड बनेगा, और एक एमिनो एसिड बन के क्या बना देगा आपका, सर 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन हमारे खाने, तो हमारी एनर्जी के काम आता है। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है भाई, प्रोटीन का पाचन करता है आपका आमा से। अब खाना यहां से निकलेगा, अब यहां से जब खाना निकलेगा ना, उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका माउथ के द्वारा, प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका यहाँ पे, लेकिन अभी फैट जिंदा है। फैट का कभी भी डाइजेशन हुआ ही नहीं है अभी तक। तो आपने सुना भी होगा कि जो फैट वाली चीजें होती हैं, जो तेली जो चीजें होती हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे लेट क्या होती है, पचती है। तो हमें क्या करना चाहिए, तेली जो ऑयली फूड होता है उसको कम से कम खाना चाहिए, वरना चर्बी बढ़ जाती है, ऐसा ही होता है ना। तो वो इसलिए होता है, फैट का बहुत कम डाइजेशन होता है, और फैट बहुत धीरे पचती है। अभी तक तो नहीं पची, आगे देखते हैं। अब ये खाना निकलेगा कहाँ पे, कहाँ के लिए निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, स्मॉल इंटेस्ट। अच्छा, मैंने एक पार्ट थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया होगा शायद आपको, मेरा भी याद है। देखो हमने पढ़ा था, ये आपकी क्या आ रही है, इसोफेगस, ये आपका कार्डियक पार्ट होता है, ये आपका क्या होता है, बॉडी। बेटा बॉडी पार्ट को फंडिस बोलते हैं, बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडिस बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं, पाइलोरस। इस प्रकार 3 पार्ट होते हैं हमारे स्टोमक के। बॉडी वाले पार्ट को वहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, बॉडी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। अच्छा, इसको बॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन यही करता है, मेन फंक्शन ही यही करता है। और पाइलोरस के बाद में एक वॉल लगा होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पाइलोरिक वॉल। अब देखो यहाँ पे HCl भी था, ठीक है, यहाँ पे मतलब HCl क्या, एसिड है। अब देखो कई बार हमें खाना नहीं खाते कहीं, अब एसिड तो बनेगा। खाना हम सुबह से खाना नहीं खाया, शाम को खाना खाते हैं, या पूरे दिन खाना नहीं खाया, तो एसिड तो यहाँ पे बनता रहेगा, ये तो अपना काम करेगा। स्टोमक तो क्या करता है, अपना एसिड का काम करता है। अब एसिड भर जाता है यहाँ पे, काम में कुछ खाया नहीं, कुछ खाया नहीं, तो डाइजेशन में काम में नहीं है। एसिड बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, यानी एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, एसिडिटी बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, अम्लता। एसिडिटी कब होती है, जब हमारे स्टोमक के अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, HCl बढ़ जाता है। HCl बढ़ते ही क्या बन जाती है, एसिडिटी। फिर मार्केट से मंगाते हैं इनो, क्या मंगाते हैं, इनो। और इनो के अंदर होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है, ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्षार। 7 सेकंड में आराम वाला ऐड देखा होगा आपने, जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगी इनो, इनो आके क्या कर देगी, उसके अम्ल को
खत्म। तो 7 सेकंड में आपको आराम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इसको क्या बना देगा ये? अरे MgCl प्लस H2O। MgCl2 क्या होता है? एक लवण होता है। और H2 क्या होता है? एक क्लोरीन गैस भी निकलती है साथ में। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जब आपको एसिडिटी होती है तो आपको जलन होती है, किसकी वजह से? HCl की वजह से। आपको सर दर्द होता है, किसकी वजह से? क्लोरीन गैस की वजह से। एसिडिटी के अंदर आपको दर्द होता है, सर दर्द होता है, किसकी वजह से? क्लोरीन। बहुत खतरनाक गैस होती है, डायरेक्ट उठेगी, किसके अंदर आएगी? जैसे ही इनो पे होगी तो आपको क्या आती है? डकार आती है। डकार आती है, कौन सी गैस की आती है? जब भी जलन होती है आपको, कौन सी गैस की आती है? Cl2 गैस की आती है। ठीक है, इजी सी बात है। एसिडिटी को कम करने के लिए हमें क्या पहनना पड़ता है? अच्छा सर, अच्छा इनो पीना जरूरी है क्या? इनो नहीं है बेटा। अगर आपके घर पे क्या है? खाने का सोडा है। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। एसिडिटी है आपको तो खाने का सोडा पी लो। खाने का कास्टिक सोडा होता है, उसको पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी क्या सकती है आपको। लेकिन वो क्या होता है? थोड़ा नेचुरल प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। इनो के साइड इफेक्ट हो सकते हैं किसी को भी। तो अब क्या होता है, घर में जो खाने वाला सोडा होता है, खाने के अंदर जो सोडा मिलाते हैं, उसकी 1-2 चम्मच, ज्यादा मत लेना, अभी लूज मोशन हो जाएंगे। ठीक है, तो वही है। तो ये अपना जो पाइलोरस है, पाइलोरिक वॉल क्या इसको रोक रखा है अभी। अब यहां से स्टार्ट हो जाती है आपकी क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो कैसे होती है। ये अपना स्टोमक है, यहां से स्टार्ट हो जाती है आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पे वॉल बना हुआ है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक वॉल। और यहां पे एक कनेक्ट रहता है छोटा सा पार्ट बॉडी का, जिसको बोलते हैं लीवर। इसको क्या बोलते हैं? लीवर। और लीवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। कैसे है? देखो, लीवर के पास यहाँ पे स्टोरेज के लिए एक जगह होती है ना। लीवर के लिए हम तो अगली हेडिंग आप लगाएंगे लीवर। हिंदी में बोलते हैं यकृत, उर्दू में बोलते हैं जिगर। मेरे जिगर का छल्ला, जबकि कोई छल्ला नहीं होता जिगर में, सब बेवकूफ बनाते हैं आपको, है ना। लड़कियां सब बेवकूफ बनाती हैं, जिगर का कोई छल्ला नहीं होता भाई, कोई छल्ला नहीं होता। यकृत के पास बिंदास आदमी है। हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन, सबसे बड़ा आंतरिक, सबसे बड़ा आंतरिक, सबसे भारी, टू 2.0 से 2.4 kg, 2 किलो से लेकर 2.5 किलो तक का वजन होता है लीवर का। किसका निर्माण करती है? अच्छा एक और, इसको बोलते हैं संग्रहालय, स्टोर रूम। क्यों बोलते हैं? बहुत सी चीजें स्टोर होती हैं लीवर आपके पास। अच्छा, तो ये क्या हो गया? सबसे बड़ा, सबसे आंतरिक, सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह हो गया, सबसे बड़ी ग्रंथि। अच्छा सर, सबसे बड़ा बॉडी ऑर्गन कौन सा होता है हमारी बॉडी का? आपकी स्किन होती है। क्या होती है? स्किन होती है, चमड़ी होती है, वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जो भारी ऑर्गन भी होता है। ठीक है, भारी का मतलब बाहर का, भारी वेट में नहीं, वेट में तो सबसे भारी कौन होता है? यही होता है। चलो, तो अब देखो, लीवर होता है वो क्या बनाता है? जब क्या बनाता है आपका? पित्तरस बनाता है, बाइल जूस। सर एक दिन में कितना बनाता है? 800 से 900 ml। कितना बनाता है? 800 से 900 ml। 800 से 900 ml बाइल जूस पित्तरस बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर डेली। अब देखो, कई बार ये ज्यादा बना देता है बेवकूफ, कई बार ये ज्यादा बना देता है। तो ये कहाँ की स्टोर हो जाता था पहले? यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे स्टोर हो जाता था। पहले हम क्या खाते थे? हरा, मतलब बाहर का मीट वगैरह जो बहुत खाते थे, मांस वगैरह ज्यादा खाते थे पहले के आदमी, घास फूस, हरे घास भी बहुत खाते थे। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें पित्त की ज्यादा जरूरत पड़ती थी,
और पित्त वहाँ पे कहाँ पे स्टोर हो जाता था, तो पित्ताशय से कई बार क्या होता है डॉक्टर, मतलब जब खाना इसके अंदर फंस जाता है यहाँ पे, तब ये क्या बन जाता है, स्टोन बन जाता है। पित्त की पथरी का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो जो गोल आपकी स्टोन होती है ना, वो यहीं पे बनती है। तो डॉक्टर क्या करता है, पकड़ के इसको काट देता है, किसी काम का नहीं है ये काट देता है। पित्त की थैली का जो क्या होता है, ऑपरेशन हो सकता है, पित्त की थैली बोलते हैं इसको आम भाषा के अंदर। और पित्ताशय का क्या हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है कई बार इसके अंदर स्टोन पथरी बनने के कारण। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये यकृत क्या करता है, ये जो रस बनाता है ना, ये क्षारीय बनाता है। कैसा बनाता है, पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है। पित्तरस क्या होता है, क्षारीय होता है। इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम क्या, सोडियम धातु क्या होती है, क्षारीय मृदा धातु, जो किसका निर्माण करती है, क्षारीय पदार्थों का निर्माण करती है। इज दैट क्लियर। कार्बोनेट जहां होंगे वो क्या होते हैं, सारे क्षारीय होते हैं। तो क्षारीय चीजें बनाती है। अब सर ये क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, जैसे बेटा एक खाना आता है ना इधर से अम्ल का, इसके अंदर तो म्यूकस मेम्ब्रेन है, लेकिन आपकी लीवर सॉरी जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर ये खाना डायरेक्ट आ गया ना यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाते हैं भाई, क्या हो जाते हैं, अरे जल जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। और होता भी ऐसा, कई बार आपने मतलब गन्ना वगैरह या फिर जो मीठी चीज ज्यादा खा लेते हो ना आप, तो आपकी पित्त पड़ जाती है। आपने ऐसा सुना होगा, पित्त पड़ गई। पित्त पड़ने का मतलब पित्तरस क्या हो गया, कम हो गया, और आपकी जो पेट के अंदर जलन स्टार्ट हो जाती है। पेट के अंदर ऊपर जलन नहीं होती, नीचे वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे जलन होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया, पित्त का कम, पित्ताशय के द्वारा क्या हो गया, पित्तरस कम हो गया, और पित्तरस कम होते ही आपको जलन स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि HCl किसके अंदर चला गया, और वहां पे एक क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस सी। क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी। और जिसकी अभी खोज कर ली गई, उसकी टेबलेट की पिछले साल की थी 2022-23 के अंदर। और 23 का जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज है, वो भी किसके अंदर मिला है, हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन के लिए ही मिला था नोबेल प्राइज। तो वो करंट की चीजें हैं, आगे देखते हैं। तो ये हमारी क्षारीयता, क्षारीय है, और क्षारीय है तो क्या कर देगा, यहाँ जैसे खाना आएगा अम्ल ही आएगा, उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, उदासीन कर देगा। चलो अब खाना पहुंच गया है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करेगी, आओ भाई हम ग्रहण करते हैं। तो उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट भी क्या होता है, ग्रहणी होता है। क्या होता है, ग्रहणी होता है, डुओडेनम होता है। डुओडेनम पार्ट के द्वारा कौन कनेक्ट रहती है, आपकी लीवर, जो किसका निर्माण करती है, पित्तरस का निर्माण करती है। अच्छा सर एक और करती है लीवर, लीवर है ना डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। किसका काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। अच्छा टॉक्सिक फूड तो आपने सुना होगा, जहरीला पदार्थ, निर्जहरीकरण का काम करती है। अगर कोई दारू पीने वाला आदमी है ना, जिसको शाम को डेली क्या चाहिए, क्वार्टर चाहिए, उस आदमी की किडनी से पहले लीवर खराब होती है। क्योंकि लीवर के पास सबसे पहले अल्कोहल पहुंचेगा, और अल्कोहल को कम करेगा। अल्कोहल की मात्रा को कम करने के लिए क्या होता है, लीवर ही काम करती है, जो इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अगर किसी आदमी, एक क्वेश्चन पूछा था शायद इन मेडिकल डिपार्टमेंट की कोई एग्जाम थी, उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रायिकता संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा था अगर किसी आदमी ने क्या खा लिया है, जहर खा लिया है, तो इमरजेंसी केस के अंदर उस आदमी के किस ऑर्गन की टेस्टिंग होगी, तो लीवर की टेस्टिंग होगी। सबसे पहले जहर किसके पास जाएगा, लीवर के पास। तो लीवर क्या करती है, जहर की मात्रा को क्या करती है, कम करती है। आप सोच रहे हो ना हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर जहर नहीं है, बिल्कुल जहर है उसके अंदर। उसको कम करती है कौन, आपकी लीवर। अच्छा उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको कौन मारता है, टाइलिन एंजाइम, उसके बाद में HCl एंजाइम। तो वो चीजें, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करेगी। अच्छा जैसे ही हमारी क्या होती है प्रोटीन का डाइजेशन होता है किसके द्वारा, हमारे पेट के द्वारा। प्रोटीन का डाइजेशन होते ही वहां पे पेप्टाइड में बदलते हैं, पेप्टाइड एमिनो एसिड में बदलते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान एक गैस बनती है जिसका नाम है अमोनिया गैस। कौन सी गैस बनती है, अमोनिया गैस। और ये अमोनिया गैस बहुत खतरनाक होती है। अगर अमोनिया गैस डायरेक्ट हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ गई, अगर हमारे जो मतलब जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, अगर वहां पे डायरेक्ट अमोनिया गैस आ गई ना बेटा, तो आप मतलब आपकी सब कुछ मतलब खत्म हो जाएगा। अगर आपका जो अमोनिया है, अमोनिया गैस डायरेक्ट किसके पास आ गई, किडनी के पास आ गई, तो किडनी फेल हो जाएगी 15 सेकंड के अंदर। 15 सेकंड के अंदर आपकी किडनी फेल हो जाएगी अगर डायरेक्ट अमोनिया किसके पास पहुंच गई, किसके पास, किडनी के पास। तो अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। कौन, आपका लीवर। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
अरे हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए वो गाना चला है, तू मेरे जिगर का छल्ला, तू मेरा जिगरी है। जिगरी का मतलब बहुत काम की चीज़ है। हाँ, तो इसीलिए ये लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे पहले तो सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह जो अंग है वो है, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना वो यहीं पे स्टोर होते हैं सारे, कोलेस्ट्रॉल है वो यहीं पे स्टोर होता है आगे। उसके बाद में फैट को भी यही स्टोर करता है। पित्तरस है इसका निर्माण करता है, जो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट अम्लीय जो खाना हमारा वो किसके अंदर चला गया, इंटेस्टाइन के चला गया, तो इंटेस्टिनल क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, और उसकी वजह से हेपेटाइटिस सी वगैरह जैसी जो अल्सर वगैरह की जो दिक्कत है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अल्सर कौन से बॉडी ऑर्गन को ज़्यादा डैमेज करता है, तो अल्सर वैसा डैमेज ज़्यादा करता है आपका पेट को। आपको जो अमाशय है उसको ज़्यादा करता है अल्सर, और जो आपका नीचे वाला पार्ट है उसको क्या करता है, कम डैमेज करता है। तो थोड़ा सा वो देख लेंगे। बाकी इस इंटेस्टाइन को भी डैमेज करता है अल्सर। हेपेटाइटिस सी पूरा किसको डैमेज करता है, इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे देखो, अब खाना लीवर के द्वारा न्यूट्रलाइजेशन हो गया उसका खाने का, अब वो जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बीच वाला पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो उसके बारे में देखते हैं। इसको बोलते हैं इलियम पार्ट। बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम पार्ट। इलियम पार्ट के पास जब खाना जाएगा तो वहां पे एक और बॉडी ऑर्गन जुड़ा होता है, एक और ग्लैंड जुड़ी होती है, जिसका नाम है आपकी कौन सी ग्लैंड, अग्नाशयी ग्रंथि, जो एक पत्ते के आकार की ग्रंथि होती है। किसके आकार की ग्रंथि होती है, पत्ते के आकार की ग्रंथि होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे आपका अग्नाशयी ग्रंथि। सारी चीजें चल रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, सारी किससे कनेक्ट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अगली अपनी जो ग्रंथि है वो होगी अग्नाशयी ग्रंथि। इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। और ये कैसे होती है, पत्ते के आकार की होती है। कैसी होती है, लीफ शेप होती है, पत्ते के आकार की होती है। अब देखो इसके ऊपर कुछ ग्रंथियां होती हैं। इस जो अग्नाशयी ग्रंथि, इसके पास थोड़ी सेल्स होती हैं छोटी छोटी, उनको 3-4 नाम से जाना जाता है। कैसे, देखो इसके ऊपर कुछ सेल्स हैं, इनको मैं लिख रहा हूँ चारों को। 4 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, और एक सेल होती है एप सेल। ऊपर वाली जो सेल होती है वो हार्मोन का निर्माण करती हैं, और जो नीचे वाली सेल होती है वो एंजाइम का निर्माण करती है। देखो सर, आपने हमें बताया था कि एंजाइम का जो निर्माण करेंगी वो सारी सारी बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, मतलब अग्नाशयी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। एक ट्रिक और बताता हूं, जो भी ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है सारी सारी अंतःस्रावी ग्रंथि। मतलब ये ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, यानी ये ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, यह ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, और दोनों हैं, इसका मतलब मिश्रित ग्रंथि है। तो हमारे ह्यूमन शरीर, ह्यूमन बॉडी, हमारे एनिमल किंगडम की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है कौन सी, अग्नाशयी ग्रंथि, जो दोनों प्रकार के काम करती है, हार्मोन का भी निर्माण करती है और एंजाइम का निर्माण भी। सर एंजाइम और हार्मोन में अंतर क्या है? हार्मोन बेटा आपका बॉडी डेवलपमेंट में काम आता है। अगर आपके अंदर हार्मोन्स की कमी है तो आपकी बॉडी पूर्णतः विकसित नहीं होगी, लेकिन एंजाइम अगर है तो आपका डाइजेशन नहीं होगा। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक ऐसा होता है जो खुद तो सेफ रहता है, खुद में चेंजमेंट नहीं लाता, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब 2 आदमियों के बीच में लड़ाई करने वाला होता है कौन, एंजाइम। और हार्मोन क्या करता है, सबको साथ लेके बढ़ता है। हार्मोन जैसे जैसे बढ़ेगा बॉडी ऑर्गन उतना ही ज्यादा विकसित होगा। किसी की हाइट ज्यादा है, मतलब उसका जो लंबाई वाला जो क्या है, जो वृद्धि हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, यानी उसका वृद्धि हार्मोन ज्यादा है। अगर किसी की हाइट कम रह जाती है, उसका वृद्धि हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या है, कम है। किसी की ज्यादा दाढ़ी मूछ आती है, उसका मतलब उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है। अगर लड़कियों के अंदर दाढ़ी मूछ आती है, उसके अंदर किसका सिक्रेशन हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा है। तो अगर बॉडी के अंदर अगर आपको चेंजमेंट देखने हैं तो हार्मोन की वजह से होते हैं। अगर खाने के तौर पे देखो, डाइजेशन के तौर पे देखो, तो किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है। एंजाइम को बाहर से नहीं ले सकते, एंजाइम आप बाहर से नहीं, HCl अगर बाहर से ले लोगे क्या, एसिड पी के दिखाओ मेरे को, आप नहीं ले सकते।
तो डाइजेशन के लिए टेबलेट्स आती हैं, HCl की टेबलेट आती हैं, और वो क्या करती है बाहर से अडोप्ट अगर आपको करना है तो बहुत ही ज़्यादा उसके क्या देखना पड़ता है, उसकी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हार्मोन के लिए टेबलेट हम ले सकते हैं। हार्मोन को एक्टिवेट करने वाली क्या हो सकती है, टेबलेट हो सकती हैं हार्मोन को एक्टिवेट। तो एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो बहिस्रावी ग्रंथियां सीक्रेट करती हैं एंजाइम होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां सीक्रेट करती हैं वो हार्मोन होती है। हार्मोन वृद्धि करती, विकास करती है, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट करती हैं, और एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? और एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट समझते हो? दो चीजों को भड़काने वाला, दो आदमियों के बीच में लड़ाई करने वाला तीसरा होता है जो खुद सेफ रहता है, दोनों को लड़ा देता है, वही है एंजाइम। ठीक है, आगे देखता हूँ। आगे तो अल्फा बीटा और गामा सेल, इनको खोज करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था लैंगरहैंस। इसलिए इनको बोला जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इतने कई एक बार पूछा था एक क्वेश्चन कि लैंगरहैंस की जो आपकी द्वीपिकाएं वो किससे संबंधित है, तो आपकी अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और अब हमें पढ़ना है डाइजेशन। तो डाइजेशन में काम कौन आएगा? एंजाइम। बॉडी डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे हम हार्मोन की पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो एंजाइम ये 3 प्रकार का निकालता है बेटा। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। देखो अब स्टार्ट होगा डाइजेशन। एप्सिल के द्वारा जो एंजाइम निकलेंगे वो कहाँ आके मिलेंगे? छोटी आंत में। कौन से पार्ट में? इलियम वाले पार्ट के। 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। कौन कौन से निकलते हैं देखो। सबसे पहले आपका एमाइलेज, दूसरा आपका लाइपेज, तीसरा आपका ट्रिप्सिन। इनके नाम रट लो बस, इनके नाम रट लो। इसका काम क्या वो मैं रटवा दूंगा। एमाइलेज हमने पढ़ा था पहले भी कहीं माउथ के अंदर, और माउथ के अंदर एमाइलेज का काम क्या था? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। वहां पे 70% हुआ था ना, यहाँ पे 100% कर देगा। तो एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज, अब देखो यहां पे आपकी वसा पचना स्टार्ट हो जाएगी। वसा को इंग्लिश में बोलते हैं लिपिड। क्या बोलते हैं? लिपिड। लै से लिपिड और लै से लाइपेज। लिपिड को बदलेगा किसमें? फैटी एसिड्स में। किसमें बदलेगा ये? फैटी एसिड में, वसीय अम्लों के अंदर। आगे ट्रिप्सिन, प्रोटीन। प्रोटीन में टीन आ रहा है, इसमें भी टीन आ रहा है, प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? प्रोटीन को बदल देगा पेप्टाइड में। पेप्टाइड किसमें स्टोर हो जाते हैं? एमिनो एसिड की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, एमाइलेज वो कार्बोहाइड्रेट को पचा देगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तीनों चीजों का क्या हो गया? संतुलित भोजन के अंदर सर आपने बताया था क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और जल। यही होता है संतुलित भोजन में। इतनी चीजें लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन डन, वसा का पाचन डन, प्रोटीन का पाचन डन। सर ये बच गए, चलो इसका भी करते हैं जुगाड़। अब देखो यहाँ पे डाइजेशन हो गया कंप्लीट। डाइजेशन कंप्लीट हो गया बेटा। खनिज लवण और विटामिन होते हैं ना, बहुत ही माइनर कंडीशन में लेते हैं। किसमें लेते हैं? बहुत ही माइनर सिचुएशन में लेते हैं, यानी 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम ऐसे लेते हैं। आपने देखा होगा विटामिन की टेबलेट लेके आते हो बाहर से, विटामिन सी की, विटामिन ई की टेबलेट लेके, तो वहाँ पे इतना लिखा होता है 25 ग्राम, 12 ग्राम, 10 ग्राम। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, और बहुत ही क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल होते हैं विटामिन और खनिज लवण। तो नैनो पार्टिकल को पचाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जो खनिज और लवण है, सॉरी जल और खनिज लवण है और विटामिन है, इनका क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता। इनका पाचन नहीं होता, इनका डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है, यानी इनका क्या होता है? अवशोषण होता है डायरेक्ट। ये पचे बचा ही रहते हैं। ठीक है, कौन? खनिज लवण और विटामिन और जल का। जल का तो क्या पचाना होगा। ठीक है, तो तीनों चीजों का पाचन कर दी। यहाँ पे भी पाचन हो गया कंप्लीट। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोजन का संपूर्ण पाचन कौन से बॉडी ऑर्गन में होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है?
छोटी आंत में होता है। छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। कैसे होती है? देखो 3 से 4 मीटर की होती है। कितनी होती है ये? 3 मीटर की होती है, समथिंग 2.5 से 3 मीटर की। कौन? छोटी आंत। लेकिन इनका व्यास होता है वो छोटा होता है। व्यास का मतलब समझ रहे हो? ये पाइप है, इसकी लंबाई तो 4 मीटर है, लेकिन इसका जो मुंह है, इसका जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर। लेकिन जो बड़ी आंत होती है ना, वो छोटी होती है लेकिन मोटी होती है। 1 से 1.5 मीटर की होती है छोटी आंत, सॉरी बड़ी आंत। और इसकी जो व्यास होता है वो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर का। तो इस व्यास के आधार पर इसको बड़ी आंत और छोटी आंत बता दिया गया है। अब देखो क्या होता है, सारा फूड डाइजेस्ट हो गया। अब इसको क्या करना है? अवशोषित करना है। तो अवशोषित करने का काम करता है इसका तीसरा पार्ट, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है जेजुनम। कौन सा पार्ट है? जेजुनम। और जेजुनम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये आपकी क्या है? छोटी आंत है, और इस पे ऐसी स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं खड्डे नुमा दोनों साइड। इसको इधर बना देते हैं थोड़ा सा इस। अब जैसे ही बचा हुआ भोजन आएगा, यहाँ पे आके फंसेगा, और यहाँ पे फंस के और यहाँ पे क्या हो जाता है? उसका अवशोषण हो जाता है। सर अवशोषण किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। किस किस का? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन तीनों का अवशोषण हो जाता है। तो भोजन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर। और इस स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको बोलते हैं विल्ली। क्या बोलते हैं? विल्ली। तो विल्ली कहाँ पाई जाएंगी? छोटी आंत, जो क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती हैं। अब जेजुनम पार्ट के अंदर कुछ अवशोषण हो गया, अब जेजुनम पार्ट उसको फिर से डाइजेस्ट करता है। तो अवशोषण और पुनः पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? छोटी आंत के अंदर। याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं बड़ी आंत की। अब बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? ये खाना जो पूरा क्या हो गया, कुछ पच गया वगैरह है, पचे हुए भोजन को बोलते हैं कायल, सॉरी कायम। क्या बोलते हैं? छोटी आंत के अंदर जो भोजन होता है उसको बोलते हैं कायम। अब जितना भोजन पचना था वो पच लिया, अब कोई भोजन नहीं पचेगा। अब जो अपचित है वो अपचित रहेगा, पचित है वो पचित रहेगा। दोनों के मिक्सचर को बोलेंगे कायम। क्या बोलेंगे? अभी तक जिंदा है, कायम है। अब आगे वाली आएगी बड़ी आंत। और बड़ी आंत के अंदर क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया, जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणुओं का घर बड़ी आंत। कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? स्कोलिस, ए कोलाई बैक्टीरिया। दूसरी बैक्टीरिया अंदर रहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। नहीं पहुंचाते भाई, इसी की वजह से जिंदा है। क्यों है? हम जो भोजन कायम दे रहे हैं उसको, इसका क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं और छोटे छोटे तोड़ते हैं, और ये इसका अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। कौन? ई कोलाई बैक्टीरिया। किसको भोजन बनाते हैं? कायम को। और किस में बदल देते हैं इस कायम को? कायल में। किसमें? कायल में। और इस कायल का कन्वर्टेशन हो जाता है किसके अंदर? स्टूल के अंदर। किसके द्वारा? अब देखो, हम इसकी वजह से जिंदा है और ये हमारी वजह से जिंदा है। और बायोलॉजी के अंदर ऐसे संबंध को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसी को हिंदी में बोलते हैं सहजीवन संबंध। तेरे नाल जीवांगे, तेरे नाल मरांगे, बस वही संबंध है। जब तक तू जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहाँ पे पाया जाएगा? बड़ी आंत के अंदर। किसके द्वारा? ई कोलाई बैक्टीरिया और ह्यूमन बॉडी के द्वारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। समझ गए इतनी बात को? चलो, अच्छा सर बड़ी आंत और क्या करती है? तो अब जो आपका जो क्या बच गया? जल बच गया और खनिज लवण विटामिन बच गई, उनका अवशोषण होगा यहाँ पे। तो जल प्लस खनिज लवण प्लस आपका विटामिन, इन सब का क्या होता है?
अवशोषण। बड़ी आंत में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, ओनली किसका कन्वर्जेशन होता है, काइल का कन्वर्जेशन होता है, किसमें, स्टूल में। अब स्टूल आ जाता है किसके अंदर, आपके किसके अंदर, रेक्टम के अंदर, और रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद में पेरिस्टोलिक प्रोसेस के द्वारा इसको पास आउट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो सर, हमें इतना तो समझ में आएगा कि वो भोजन होता है वो कैसे पचता है और क्या होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। तो एनर्जी अगर आपको लेनी है तो आपको नेक्स्ट सिस्टम पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा। और एनर्जी मिलती है आपकी इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, आंतरिक श्वसन तंत्र की प्रोसेस के द्वारा आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास के अंदर, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं मैं डायग्राम बना के, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अच्छा, एक चीज और, इस बड़ी आंत का जो पार्ट होता है, बड़ी आंत का जो लास्ट पार्ट होता है ना, वहां पे क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आप अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अच्छा सर, अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स बेटा एक बॉडी ऑर्गन ही था। वही बात है, अगर आप गाय भैंसों को देखोगे तो गाय भैंसों के अंदर या फिर जो भी पशु होते हैं जो क्या खाते हैं, चारा वगैरह खाते हैं, हरी जो घास खाते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे भैंस ने खाना खाया, हरी जो चीजें वो जैसे खा ली, अब वो क्या कर लेगी, इसके अंदर स्टोर कर लेगी, अब वो बाहर निकालेगी वापस, है ना। वो मुंह से वापस चबाएगी, खाना एक साथ खा लिया पूरा, उसके बाद वापस बाहर मुंह में लाएगी और बैठी बैठी चबाती रहेगी। तो वैसा ही होता है, जैसे आजकल लड़के लड़कियां च्युइंगम खा के नहीं खाते, पूरे दिन उबाली निकालते रहते हैं, वैसे ही गाय भैंसों के अंदर होता है। तो वहां पे क्या होता है, उस खाने को स्पेशली पचाने के लिए एक लिक्विड और चीज जो हरे कलर का होता था, कैसा होता था, हरे कलर का, और वो एक ही बॉडी ऑर्गन निकाल सकता था जिसका नाम है अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स एक रस निकालता था जो क्या करता था, उससे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। और आजकल ह्यूमन बॉडी नॉर्मल खाना खाती है, तो अपेंडिक्स की हमें इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। तो अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग है, जो आजकल खरगोशों के अंदर भी अपेंडिक्स है, खरगोश होते हैं उनके अंदर अपेंडिक्स होता है। वो क्या करता है, रियल में एक्चुअल में काम करता है। आपने देखा होगा जब भैंस वहां पे बैठी बैठी खाना खा रही होती है तो उसके मुंह से एक बदबू आती है, वो अपेंडिक्स के रस की ही आती है ना। तो पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन आजकल ह्यूमन बॉडी नॉर्मल खाना खाती है तो उसके अंदर अपेंडिक्स नहीं होता। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। देखो देखो सबसे पहले हमने खाना खाया माउथ से, जो बंदा माउथ से नहीं खा सकता उसको नाक से देंगे आरटी फीडिंग के द्वारा। खाना खाया, मुंह के अंदर बना, मुंह के अंदर क्या बनी, आपके टीथ हैं, टंग है और आपकी स्लेवरी ग्लैंड है। टीथ ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, सलाइवा ने जीभ ने स्वाद बता दिया, सलाइवा ने अपना काम करके कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिया और बन गया बोलस। क्या बन गया, बोलस आएगा इसोफेगस के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा। ग्रास नली के आते ही यहाँ पे पेरिस्टोलिक प्रोसेस होगी। पेरिस्टोलिक प्रोसेस के साथ साथ कौन काम करेगा, यहाँ पे एपिग्लोटिक वॉल काम करेगा। और एपिग्लोटिक वॉल करके काम करते करते इसको कहाँ पे ले आएगा, स्टोमक के अंदर। या स्टोमक के अंदर क्या होता है आपका, HCl होता है। और क्या होते हैं आपके 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, अरे कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और पेप्सिनोजन, और आपकी हो गया पेप्सिन और रेनिन। यहाँ पे पाचन हो जाता है किसका, प्रोटीन का। सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टोमक के अंदर। अच्छा, बोलस किसके द्वारा बनता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा, एमाइलेज के द्वारा। एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। उसके बाद में खाना आएगा माउथ, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। अब आएगा किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। इधर हमने लीवर पढ़ा। लीवर क्या करती है, लीवर करती है आपका काम बाइल जूस बनाने का, पित्रस बनाने का। पित्रस के अंदर क्या होते हैं, क्षारीय पदार्थ होते हैं, वो क्या कर देते हैं, हमारे भोजन को अम्लीय से क्षारीय में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद में इधर की साइड होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि होती है पत्ती के आकार की ग्रंथि, और पत्ती के आकार की ग्रंथि 3 प्रकार की क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइपेज करेगा लिपिड का पाचन, और ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन। सारा कुछ पच गया। अब उसका क्या होगा, अवशोषण होगा जेजुनम पार्ट के द्वारा। तो पाचन और अवशोषण कहाँ पे होता है, पाचन और अवशोषण छोटी आंत के अंदर, ठीक है। और क्या होता है,
भोजन का लास्ट यानी संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर। उसके बाद में छोटी आंत के द्वारा भोजन आता है बड़ी आंत के अंदर, और बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा भोजन को किस में बदल दिया जाता है? स्टूल के अंदर बदल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं सहज जीवन संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसलिए बड़ी आंत को क्या बोला जाता है? जीवाणुओं का घर बोला जाता है। और बड़ी आंत के अंदर और क्या होता है? जल और आपके खनिज लवण विटामिन का क्या होता है? अवशोषण होता है। किसी प्रकार का पाचन वहां पे नहीं होता है। उसके बाद में जो आपका स्टूल है उसको किसके द्वारा? रेक्टम के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है 2 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद में हमने टाइम टू टाइम उसको क्या कर देते हैं? आपके जो बॉडी से उसको क्या कर देते हैं? बाहर पास आउट कर देते हैं। तो ये हमारा था कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। इसका कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, है ना। वहां से हमें एनर्जी मिलेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एनर्जी मिलती है कौन से रेस्पिरेटरी के द्वारा? इंटरनल या फिर सेलुलर रेस्पिरेटरी द्वारा। तो नेक्स्ट हमारा सिस्टम वही रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास कंप्लीट होती है आज के लिए। अगर क्लास में कुछ रहे, वैसे तो क्वेश्चन रहा नहीं है कोई, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं सारे के सारे। एनडीए तक का पेपर दे लेना आप, एफकेट एनडीए तक की क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए मैंने। और क्लास अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के में। तब तक के लिए थैंक यू।